possible, only possible if at all I can speak to people in masses. And hence जब 2007 में मुझे ट्रेनिंग में जाने का मौका मिला, I got into training that is called L&D, Learning and Development. Corporate की terminology है ये, and that is how from 2007 till date I'm into corporate training. और over a period of time, अलग-अलग 8 industries में, not only financial services, but in retail, in real estate, in manufacturing, in network marketing, ऐसे अलग-अलग टाइप के 8 इंडस्ट्रीज में अब तक मैंने अब ओवर एंड अबाउट 18,000 प्रोफेशनल्स को ट्रेन किए। आज का एजेंडा भी यही है जो मैं आपको मैसेज में आया होगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग अवेयरनेस का और इन्वेस्टर्स में अवेयरनेस फैलाने का ये प्रोग्राम है। तो तकरीबन 1 से सवा घंटा मैं आपसे बात करूंगा और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स लेंगे हम आखिर के 15 मिनट। ठीक है, जिनके क्वेश्चन आंसर्स कॉमन होंगे वो हम कवर करेंगे, अदरवाइज दर्पण के साथ या मेरे साथ आप अलग से भी बात कर सकते हैं प्रोग्राम फिनिश होने के बाद में। ऑलराइट, mostly you can talk to Darpan and take all, and your all queries will be resolved. If at all you need to talk to me, you can connect with me also on my number, or we can meet in person by taking an appointment one-on-one and we can discuss ahead. All right, so presentation की शुरुआत करते हैं। अच्छा, होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग, प्लीज स्क्रीन शेयरिंग होस्ट एनेबल कीजिए। दर्पण, हेलो हेलो, Yes, sir. Yeah, thank you. Okay, so presentation दिख रहा है सबको? Yes, Yes, no? it is visible. Yes, it is visible. Yeah, it is visible, right? All right. Yes. So investors awareness program, I welcome you all. Let's begin. So financial planning process as a definition. Okay. इसकी डेफिनेशन सिंपल अगर मैं बताऊं तो ये डेफिनेशन ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस एज अ कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम। ठीक है, इट रिफर्स All right, am I audible? आवाज आ रही है? Yes sir, आ रही है। Yeah, okay. So it refers to planning one's finance based on the financial goal with utmost self-discipline. और यहीं पे बहुत लोग मार खाते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी करनी है, फाइनेंशियल प्लानिंग मुझे करनी है, मेरा गोल है, ये सबको समझ में आता है। There is no doubt about it. ठीक है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर बंदा जो पैसा कमाता है घर चलाने के लिए कोई ना कोई गोल होता है। ऑलराइट, और जैसे मैंने नीचे लिखा है, इट इन्वॉल्व्स 5 मेजर गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ बेस्ड ऑन इट्स लाइफ स्टेजेस एंड रिस्पांसिबिलिटीज। तो ये 5 गोल्स क्या होते हैं? ये 5 गोल्स होते हैं प्रोटेक्शन प्लानिंग, मतलब अगर अनटाइमली डेथ हो जाए या मैं हॉस्पिटलाइज हो जाऊं, एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, कोई ऑपरेशन करना पड़े, ठीक है, तो मैं पैसा कहां से लाऊंगा। ठीक है, दूसरा है कि भाई इसी की वजह से अगर अकाली मृत्यु हो गई, ठीक है, बंदा मर गया और वो कमाने वाला था, अकेला ब्रेड विनर था, तो उसके जो डिपेंडेंट लोग हैं वो क्या करें। तो उनके लिए जो इनकम की लॉस हुई है, क्योंकि जो कमाने वाला बंदा है वो तो चला गया, वो तो मर गया, अब उसके साथ उसका इनकम भी जा चुका है। अगर इनकम गया है तो वो इनकम रिप्लेस करना पड़ेगा, और अगर वो रिप्लेस हुआ तो ही बाकी बचे लोगों का फाइनेंशियल प्लानिंग पूरा होगा या उनके गोल पूरे होंगे। और इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है
कि प्रोटेक्शन प्लानिंग से फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस की शुरुआत होती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका चाइल्ड हायर एजुकेशन, करियर एंड मैरिज, ठीक है, जो हर पेरेंट्स का गोल होता है कि मेरा बच्चा अच्छा लिखाई पढ़ाई करे, मेरी बच्ची डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इंडिपेंडेंट बने। उसके बाद उस बेसिस पे उनका अच्छा करियर हो, और उसके बाद उनकी लाइफ की नई इनिंग मतलब मैरिज, ठीक है, जो हर कोई चाहता है कि भाई शादी एक ही बार करता है आदमी विलिंगली, तो डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे ख्वाब आते हैं और इसके लिए तो करना पड़ता है। देन कम्स रिटायरमेंट प्लानिंग, बहुत गहन और गंभीर विषय एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, जिसका डेटा मैं जब रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में बात करूंगा तो दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन बहुत निग्लेक्टेड गोल है। एक सिर्फ 2000 याद है सबको, बच्चन साहब की। हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस यस। मैं ये पूछ रहा हूं कि बच्चन साहब की एक फिल्म आई थी बागबान 2003 में, देखी थी आपने? याद है? यस सर, यस यस। वो बागबान फिल्म देखने के बाद बहुत लोगों को एहसास हुआ कि भैया फिल्म में जो स्टोरी दिखाई जा रही है ना, बच्चन साहब तो स्क्रीन पे है लेकिन स्टोरी मेरी है, कि अगर मेरे पास बुढ़ापे में एडिक्वेट रिटायरमेंट कॉर्पस नहीं होगा और सारा पैसा अगर मैं बच्चों को दे दूंगा तो भैया मेरे खाने के लाले हो सकते हैं, मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे जा सकती है, मैं और मेरी बीवी अगर बच्चों पे डिपेंडेंट रहेंगे तो मुश्किल है आगे जाके सरवाइव करना। और ये फिल्म ने सिर्फ चली, इसका मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज की जहां तक बात है, इंडस्ट्री में इसके एग्जाम्पल देने जाने लगे, क्योंकि लोगों के मन को छू गई थी ये बात कि यार मैंने अपने बारे में बहुत सीरियसली सोचना चाहिए, अगर मैं नहीं सोचूंगा आज तो हो सकता है जब मैं रिटायर हो जाऊं तो बहुत भारी पड़ जाए। सो रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत निग्लेक्टेड लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट गोल है। और निग्लेक्टेड क्यों? क्योंकि ये सबसे गोल है, इसके बाद करने के लिए कुछ बचता नहीं है, मतलब ठीक है। तो बहुत टाइम है मेरे पास, कर लूंगा यार, अभी से क्या सोचना है, अभी तो नौकरी शुरू की है, अभी तो करियर शुरू हुआ है, अभी तो शादी हुई है, अभी तो घर लिया है, वगैरह 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 सोचते सोचते तो बाद में बहुत देरी से शुरू कर दे। सो ये हुए 3 गोल। इमरजेंसी प्लान सिर्फ हेल्थ की नहीं होती, इमरजेंसी एक्सीडेंट की, बीमारी की नहीं होती, इमरजेंसी बिजनेस में भी आती है, इमरजेंसी शादी ब्याह के सीजन में भी आती है, जब शॉपिंग करनी होती है, जब आपके एस्टिमेट से खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है, ओके। फैमिली में भी इमरजेंसी आती है, दोस्तों को आपको मदद करनी है, बहुत करीबी दोस्त है, एकदम जिगरी है, ठीक है, वो प्रॉब्लम में है, आपको उसको मदद करनी है, लेकिन आपके पास ही पैसा नहीं है, आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे, रिलेटिव्स में इमरजेंसी सकती है, ठीक है। कोरोना में इमरजेंसी जब आई वो सिर्फ हेल्थ की नहीं थी, चूंकि धंधा बंद पड़ा था, धंधा चलाने के लिए कैश क्रंच था, तो बिजनेस इमरजेंसी थी वो। और हम सब लोग पिछले 2, 2.5, 3 साल में देख चुके हैं कि कोरोना ने कितना कहर दुनिया भर में फैलाया। सो लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। ठीक है, कई लोगों के करियर बर्बाद हो गए, कई लोगों की नौकरी चली गई, आज भी लोग नौकरी ढूंढ रहे, या नौकरी मिली है लेकिन वैसी नौकरी नहीं मिली जैसी पहले थी, उतनी सैलरी नहीं है, घर चलाना मुश्किल है, बहुत सारी लाइबिलिटीज है टू टेक केयर ऑफ, एजुकेशन लोन है, होम लोन है, पर्सनल लोन है, कार लोन है, क्रेडिट कार्ड के पैसे देने, प्लस घर चलाना है, ठीक है, प्लस शौक है हमारे, ठीक है, प्लस फेस्टिवल्स आते हैं, तो यार ये सब कुछ कैसे पूरा करें मालूम नहीं चल रहा। जिनके बिजनेसेस है सबके बिजनेसेस बहुत बढ़िया चल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल सीन नहीं है। टूर्स एंड ट्रैवल को बहुत धक्का लगा है, बहुत धक्का लगा है कोरोना में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बहुत धक्का लगा है, रियल एस्टेट को बहुत धक्का लगा है, ठीक है, आईटी बहुत बूम हुई है, क्यों? क्योंकि उनको घर पे बैठ के ही काम करना था, तो उनके लिए एक एडवांटेजेस रहा भैया कि मैं पहले थोड़ा दिन तो ऑफिस जाया करता था, आज मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं, व्हाई? बिकॉज आई नीड टू वर्क फ्रॉम होम। लेकिन कितने लोग हैं परसेंटेज वाइज, राइट? सो इमरजेंसी प्लानिंग के लिए आपके पास लिक्विडिटी होना, कैश होना, उसकी प्लानिंग करना भी जरूरी होता है ताकि हम रेनी डेज से निकल सके। अब
रेनी डेज की टर्मिनोलॉजी क्या है? जैसे हम बारिश के सीजन में प्लान करते हैं, भैया सीजन शुरू हो जाए लेकिन बारिश नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप छाता लेके नहीं घूमे। जब हम ये एंटीसिपेट करते हैं कि नहीं यार अभी तो बारिश का सीजन शुरू हुआ है लेकिन बारिश तो हो नहीं रही है, क्यों छाता लेके घूमूं, क्यों विंड शीटर लेके घूमूं? लेकिन मुंबई में अचानक से बारिश आ जाती है और इतनी ज्यादा बारिश गिरती है कि हमें छुपने का मौका भी नहीं मिलता, और फिर वहां पे ऐसा लगता है अरे यार विंड शीटर लेके जाता तो अच्छा होता, छाता कैरी करता तो अच्छा होता, बहुत भीग गया, एक बार भीगा लेकिन न्यूमोनिया हो गया या सर्दी बुखार हो गया, एडमिट होने की बारी आ गई। सो ये इमरजेंसी आ सकती है, ये मुझे पता था, लेकिन मैंने उसकी प्लानिंग नहीं की, जबकि टूल मेरे पास था। तो ये क्या है, याला मराठीत निष्काळजीपणा म्हणतात. इट इज नॉट बीइंग केयर फ्री, इट इज बीइंग केयरलेस। और केयरलेस आदमी तब होता है जब उसके पास सहूलियत होती है लेकिन सहूलियत का फायदा नहीं उठाता, वो वक्त पे ऐसे मौके देखने के बाद कदम नहीं उठाता जिससे कि इमरजेंसी का सामना बखूबी कर सके। इसलिए इमरजेंसी आती है, धड़ाम करके गिरा जाती है, नुकसान होता है और उसके बाद लगता है अरे यार आई शुड हैव टेकन दिस स्टेप अर्लियर, आई न्यू इट, मुझे पता हो चुका। बारिश की बात और इमरजेंसी बहुत हिट करती है। ऑलराइट, देन कम्स द लास्ट गोल, एस्टेट प्लानिंग। मतलब मैं जाने के बाद मेरी जायदाद का क्या होगा, ठीक है, मेरे बच्चे, मेरे जो ऊपर जो डिपेंडेंट है, उनमें मैं उस जायदाद का बंटवारा कैसे करूं, मेरे एसेट्स का बंटवारा कैसे करूं। अब वो कुछ भी हो सकता है, गोल्ड एंड सिल्वर हो सकता है, जमीन हो सकती है, स्टॉक्स एंड शेयर्स हो सकते हैं, मेरी बाकी की इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है, ठीक है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो सकती है। तो ये जो है वो बखूबी करना भी बहुत जरूरी होता है। विदाउट एडिक्वेट एस्टेट प्लानिंग कानून का मुकाबला करना पड़ता है, बहुत सारी टीडीएस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, और ये कोरोना में बहुत देखा गया है इन जनरल। क्यों? क्योंकि स्टेट प्लानिंग छोड़ दो, आमतौर पर लोग अपनी नॉमिनी को बताना भी सही नहीं समझते, जबकि नॉमिनी उसी को रखता है जिसका आर्थिक नुकसान पूरा हो, मैं नहीं हूंगा तभी। मतलब मेरा सारा इन्वेस्टमेंट उसको मिलना चाहिए मेरे बाद, तो उसको बताना भी जरूरी है ना, लेकिन लोग नॉमिनी को बताना तक जरूरी नहीं समझते। ठीक है, वेलकम टू इंडिया, ये यहाँ के हालात है। और उसके बाद लोग बोलते हैं यार मैं बहुत लिखा पढ़ा हूं। लिखे पढ़े होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कितने मार्क्स मिले, आपको कौन सी डिग्री है। इफ यू आर रियली लिटरेट, वी नीड टू आस्क क्वेश्चंस टू आवरसेल्व्स, आर वी फाइनेंशियली लिटरेट इनफ? कि इनके लिए पैसा कमाता हूं, उनका मेरे बाद क्या होगा, इसकी अगर मैंने तरतूद की तो क्या मैं उनको ये बता के जाता हूं। इसलिए स्टेट प्लानिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और आखिर में टैक्स प्लानिंग, जिनमें भी बहुत स्ट्रगल है। तो ये सारा हम आज के पूरे सेशन में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। यहां तक कोई गिला शिकवा, कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आया? एनीबॉडी, आर वी फॉलोइंग दिस? हेलो? Yes, yes, sir. अच्छा, तो आगे बढ़े ना? Go ahead, sir. Go ahead. Yes, yes. Thank you so much. We're going well. Yeah, Sir, are you sharing any PPT now? yeah. I'm sharing the PPT only, no? No, Not we able to cannot see see. your screen. हैं? एक मिनट। यार ये शेयरिंग स्क्रीन क्यों बंद हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। Now are you? Yes, yes, yes. Yes, we Okay. can. तो ये पहले स्लाइड पे मैं बात कर रहा था, ये पहली स्लाइड अभी तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते। सो फाइनेंशियल प्लानिंग पिरामिड्स, सो ये गोल बेस्ड होता है, जैसे मैंने बोला, प्रोटेक्शन, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। ये है आपकी प्रोटेक्शन प्लानिंग पिरामिड, ठीक है जी। Yes, sir. या तो यहां पे जैसे मैंने बात की कि ऑलवेज फाइनेंशियल प्लानिंग का बेस ये प्रोटेक्शन होता है, जहां पे लाइफ इंश्योरेंस आता है और हेल्थ इंश्योरेंस आता है।
डिसेबिलिटी इंश्योरेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। नॉन लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है कार इंश्योरेंस या मोटर इंश्योरेंस, ठीक है, जो मैंडेटरी है, हम सब लोग जानते हैं। तो भाई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जब कोई लेता है ना, तो डेफिनेटली उसका इंश्योरेंस करता ही है आदमी, क्योंकि पता है कि अगर भैया मेरे कारण एक्सीडेंट हुआ, या एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरी दोष नहीं है, मेरी गलती नहीं है, फिर भी मेरी गाड़ी का तो नुकसान होगा जो मेरे पॉकेट से नहीं जाना चाहिए। सो चूंकि वो मेरे पॉकेट से नहीं जाना चाहिए, मेरा कार इंश्योरेंस मैंने करवाना है, या मेरा 2 व्हीलर का इंश्योरेंस मैंने करवाना है। अच्छा, मुझे सिग्नल पे पकड़ा और मुझे बोला कि भैया लाइसेंस दिखाओ, वो तो लिखा है मैंने, कार के पेपर्स दिखाओ, वो तो लिखा है मैंने, लेकिन इंश्योरेंस मांगा और मेरे पास नहीं है, तो फाइन पड़ेगा, क्योंकि मैंडेटरी है। तो इसमें किसी को बताना नहीं पड़ता, सब लोग बिल्कुल वक्त के पहले कर लेते। लेकिन जहां तक लाइफ इंश्योरेंस का सवाल आता है और हेल्थ इंश्योरेंस का, लोग इसको नुकसान समझते हैं, और जो ये करते हैं ना, वो 80D सेक्शन में टैक्स बेनिफिट मिलता है इसलिए करते हैं। इसलिए कई बार हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस होता तो है, लेकिन वो एडिक्वेट नहीं होता, उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड, ओके। और ये डेटा मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो अगर ये फाउंडेशन कमजोर रहेगा तो तकलीफ बढ़ेगी, और जो तकलीफ हम पिछले 2.5 साल में झेल भी चुके हैं और लाइव देख भी चुके हैं। शायद हो सकता है कि आपके फैमिली में ये हादसा हुआ हो, आपको किसी ने गवाया हो, आपने एक्सीडेंट्स देखे होंगे, अचानक से ये न्यूज सुनी होगी, यार मैं कल रात को मेरे दोस्त से मिला था और भैया यार आज सुबह सुबह उसको मैसिव हार्ट अटैक आ गया और चला गया। घर में और कोई कमाने वाला है नहीं और उसके पास लाइफ इंश्योरेंस जैसी कोई वस्तु नहीं थी, या फिर था लेकिन जो जितना था वो एडिक्वेट नहीं था। मतलब 2 लाख की 5 लाख की पॉलिसी थी, अब यार ये 5 लाख में उसका घर नहीं चलने वाला जिंदगी भर के। प्लीज अंडरस्टैंड, 5 लाख तभी तो मिल जाएंगे उसको, लेकिन जरूरत है अच्छे टर्म प्लान की, जहां पे 50 लाख 75 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ का कवर आपके पास हो। क्योंकि आज सबसे गारंटीड प्रोडक्ट जो इंडिया में मानी जाती है, बैंक फिक्स डिपॉजिट, जिसमें 60 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्टेड है इंडिया में। वापस बताता हूं, 60 लाख करोड़, जिसका आज का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 और 7% के बीच में है, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। लेकिन बैंक फिक्स डिपॉजिट्स को टीडीएस लगता है, वो टैक्सेबल है उसका इंटरेस्ट। तो जब मुझे टैक्स कटने के बाद एक्चुअल पैसा हाथ में आता है, वो 6% भी नहीं होता, वो 4.5% के आसपास होता है। अगर मैं 6% भी मान लू, आज का इन्फ्लेशन रेट है 6.77%, मतलब बैंक एफडी मुझे इन्फ्लेशन रेट से भी नीचे पैसा देती है, लेकिन गारंटीड है। तो भैया मुझे मन की शांति है, ठीक है सर। आज अगर मेरा लाइफ इंश्योरेंस 1 करोड़ का होगा, मैं अचानक से गुजर गया, 1 करोड़ मेरे नॉमिनी को मिला, 1 करोड़ का एफडी बनाया, 6% का इंटरेस्ट आया, तो टोटल रिटर्न आएगा 1 साल का 6 लाख रुपया। मैं विदाउट टैक्स की बात कर रहा हूं, तो विदाउट टैक्स पकड़ लेते, 1 करोड़ का 6 लाख साल का, मतलब महीने का 50,000 आया। अब मुझे बताइए, 50,000 हर महीना घर तो चल जाएगा सरकार 5 साल के लिए। लेकिन अगर लोन भी चुकाना है, बच्चों का एजुकेशन भी करना है, बाहर घूमने भी जाना है, इमरजेंसी प्लानिंग भी करना है, ठीक है ना, तो क्या ये 50,000 इनफ है? कहने का मतलब क्या है? यस, जिन्होंने हाथ रेस किए, क्या पूछना चाहते हैं? 2 पार्टिसिपेंट्स रेज देयर हैंड्स। हेलो, तो क्या ये इनफ है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। ये इनफ नहीं है, ये बिल्कुल भी इनफ नहीं। तो अगर 1 करोड़ इनफ नहीं है एज अ लाइफ कवर, तो अगर 5 और 10 लाख रुपया लाइफ कवर होगा तो कैसे चलेगा सर? तो नहीं चलेगा। लेकिन इसके बारे में लोग येईल तेव्हा बघू कायम असंच असतं, येईल तेव्हा बघू, आत्ता काही गरज नाहीये सर, उद्या सांगतो, परवा सांगतो, तेरवा सांगतो, मग आवडलं, मला खूप बरं वाटलं, आज एकदम डोळे उघडले, अंजन पडलं, आज मी एकदम मोटिवेट झालो वगैरे वगैरे, मी हे 19.5 वर्ष ऐकतोय। लेकिन जो कृति होनी चाहिए वो होती नहीं है, और ये सबको लागू है। आगे डेटा में बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि असल चीज क्या है इंडिया में, राइट। तो हम सेविंग्स करते हैं, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते, और हेल्थ और लाइफ पे तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं होता। अब अगर जब वही इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो अगर फाउंडेशन ही मेरा गलत है और मैं 100 माली की 100 मंजिला इमारत बनाना चाहता हूं, अचानक अर्थक्वेक आया और इमारत गिर गई,
ओके, तो ग्राउंड फ्लोर और टॉप फ्लोर दोनों की हालत सेम ही होगी। वो ऊपर से बहुत ऊपर से गिरेगा इसलिए मर जाएगा, नीचे कोई फाउंडेशन है नहीं, और फाउंडेशन चूंकि कमजोर है, 99 माले उसके ऊपर गिर जाएंगे इसलिए वो मर जाए। तो मैं 2 लाख रुपया महीना कमाऊं तो भी अगर मेरे पास एडिक्वेट लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो मैं नुकसान के तरफ चल नहीं दौड़ रहा हूं, ये समझ लीजिए, प्लीज समझ लीजिए बात, ठीक है। उसके बाद आगे के गोल आते हैं, जैसे मैंने कहा था, चाइल्ड एजुकेशन, करियर एंड मैरिज, तीसरा रिटायरमेंट, चौथा इमरजेंसी और पांचवा एस्टेट प्लानिंग, साथ साथ में टैक्स प्लानिंग। लेट्स गो अहेड। ये रुक क्यों जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। It's not going ahead only. हाँ. So protection planning refers to protection against untimely death as well as hospitalization due to sickness. Life term insurance and adequate individual as well as family health insurance is the apt solution for it, जो मैंने अभी आपको बताया। अब ये देखिए डेटा, in India only 18% people have life insurance and 8% have adequate life cover out of them. मतलब 8% लोगों के पास एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस है और टोटल 18% लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस है, बाकी के लोग ऐसे ही है, अल्लाह मालिक, होईल तेव्हा बघू। सेम केसेस इन केस ऑफ हेल्थ इन्शुरन्स, फक्त 5% लोकांकडे ॲडिक्वेट हेल्थ कव्हर आहे, 75% लोक जे नोकरी करतात ते कंपनीच्या कव्हरवर असतात आणि जेव्हा कंपनीत बाहेर पडतात किंवा रिटायर होतात तेव्हा त्यांच्याकडे कव्हर नसतं, आणि जेव्हा कव्हर घ्यायला जातात, हेल्थ इन्शुरन्स घ्यायला जातात, मेडिक्लेम घ्यायला जातात, तेव्हा प्रीमियम बघून घाबरायला होतं। मग जाऊ दे, होईल ते होईल, आपल्याकडे जोपर्यंत तोपर्यंत खर्च करू, नाही झालं तर बघूया काय करायचं। परत तेच अल्लाह मालिक, भगवान भरोसे छोड़ दिया है, ठीक है। एंड दैट इज वेयर इट इज नॉट राइट। बहुत लोगों को ये भी लगता है, मैंने ये सुना हुआ है कि यार मैं पिछले 5-6 साल से हेल्थ का प्रीमियम भर रहा हूं, मुझे कुछ होता तो है नहीं, यार वो सारा पैसा तो वेस्ट है। तो मैं वही सवाल ये पूछना चाहूंगा कि भैया कार भी लिया है, उसका भी इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल भरते हैं, तो वो भी तो वेस्ट है। तो क्या कार इंश्योरेंस का प्रीमियम हर साल भरते या टू व्हीलर का इंश्योरेंस करते हैं, मग आपण ठोकतो का गाडी किंवा टू व्हीलर ठोकतो का आपण की त्याची वसुली व्हावी, कारण मी प्रीमियम भरतोय बाबा, कधीतरी तर माझा एकदा क्लेम येऊ दे। तो जैसे हम क्लेम के लिए वो नहीं करते, वैसे ही इसको देखना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी एसेट तो मैं खुद हूं। अगर मैं रहूंगा तो कार चलेगी, या कार चलते वक्त खूबसूरत दिखेगी। अगर चलाने वाला ही इंश्योर्ड नहीं है तो जो चलने वाली चीज है वो इंश्योर्ड हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, होना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ वो इंश्योर्ड है लेकिन चलाने वाला इंश्योर्ड नहीं, क्या मतलब है फिर। बट व्हाट वी नीड टू थिंक एंड एक्चुअली एक्ट अपॉन, समझते सब लोग हैं लेकिन करते नहीं, और यहीं पे हमें सुधार करना है, ठीक है। यहीं पे सुधार करना है की कळतंय पण वळत नाहीये किंवा वळवत नाहीये, रादर वळत नाही अशातलाही भाग नाही, वळवत नाही, मग वळवायला लागेल। आणि आता नाही वळवलं तर इमर्जन्सी आल्यानंतर परत तिथेच जावं लागेल ज्याला आधी आपण टाळत होतो। इसलिए एडवाइजर को देखने के बाद लोग रास्ता बदल देते। दर्पण को बहुत अच्छी तरह से इसका एक्सपीरियंस होगा। The biggest mistake is that life and health is primarily bought to save tax rather than for protection, right? So let's go ahead. राइट जी,
चाइल्ड हायर एजुकेशन, करियर एंड मैरिज। आप सब लोग ये देख लीजिए पहले और इसके बाद बात करेंगे। स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस या एजुकेशन डिग्री आज की कॉस्ट 10 साल के बाद, कॉस्ट 15 साल के बाद, कॉस्ट 20 साल के बाद। और ज्यादा करके ये डिग्री जो हम करते हैं, इंजीनियरिंग, एमबीए, मेडिसिन, आर्किटेक्चर, लॉयर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, होटल मैनेजमेंट एंड चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, मतलब CFA। देखिए कितना फर्क है। तो अगर चाइल्ड एजुकेशन, करियर और मैरिज ये बच्चे के जन्म के तुरंत बाद शुरू नहीं किया गया तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। डू यू एग्री विद दिस? क्योंकि अगर हमारे हाथ में वक्त नहीं होगा ये प्लान करने का तो ये प्लानिंग 4-5 साल में नहीं हो सकती। जैसे लोग 4-5 साल में रिटायरमेंट प्लानिंग की कोशिश करते, लोग एजुकेशन प्लान के बारे में भी काम करते, और इसीलिए सबसे ज्यादा पेरेंट्स को एज्युकेशन लोन लेना पडता है। बरं असं पण नाही आजूबाजूला चांगला ऍडवायझर नसतो, तो सांगत पण असतो, पण तो मागे लागलाय असं वाटतं। ऑलराइट, और इसका कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जब हमें गोल की जरूरत होती है उसके बाद हमारे हाथ से वक्त निकल चुका होता है। तो आज की कॉस्ट इंजीनियरिंग की 15 लाख है। अगर किसी का बच्चा आज से 15 साल के बाद आके कहेगा कि पापा, डैड, बाबा, पिताजी मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो भैया 60 लाख के लिए कम से कम रेडी रहे। अच्छा, ये एज्यूम्ड फिगर्स है, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, ये डेफिनेट है कि इससे कम नहीं होंगे, क्योंकि आज का एजुकेशन इन्फ्लेशन 17% है, 17%। भाई कोई बहुत बहुत बात कर रहा है, प्लीज की कोणाचा माईक चालू आहे तर जरा बंद करायला सांगा। Guys, can you go on mute, please? Yeah. ठीक है, fair enough. All right. So आगे बढ़ते हैं। Sir, can you share the screen again? Yeah. Can you see this? Sandeep, can you see this? No, not yet. Can you see this now? Yeah, we can see now. Yeah. So please see for yourself. This is how it looks like. Engineering today's cost is 15 lakhs, MBA is 12 lakhs, medicine is 80 lakhs, architecture is 40 lakhs, lawyer and chartered accountant 6 lakhs for about 4 or 5 years. So that is not great. Even chartered financial analyst भी बहुत कम है. Hotel management 25 lakhs. तो जिनके बच्चे आज से 10 साल के बाद आने वाले हैं, 15 साल के बाद या 20 साल के बाद, ठीक है, मतलब 20 साल के बाद का बच्चा ये करने के लिए आएगा, मतलब या तो पैदा नहीं हुआ है, बच्चा प्लान किया जा रहा है, मतलब अभी अभी शादी हुई है या शादी फिक्स हुई है, या फिर 1-2 साल का है ज्यादा से ज्यादा, मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद अगर ये करेगा तो या फिर सेक्स कर रही है, 19 साल पकड़ सकते हैं। बहुत डेडली होगा ये, बहुत डेडली। आज मेरे हिसाब से आप सबको ये अंदाजा होता होगा स्कूल की फीस कितनी बढ़ गई है। अच्छे स्कूल में अगर आपको एडमिशन लेनी है तो कितना डोनेशन मांगा जाता है, हर साल कितनी फीस बढ़ती है, प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए कितना पैसा भरना पड़ता है। ये क्लास है, वो क्लास है, वो क्लास है, वो क्लास है, एक्टिविटीज के लिए ब्लू डे है तो
कपड़े चाहिए, ग्रीन डे है तो ग्रीन कपड़े चाहिए, फिर बच्चों का स्कूल में क्या कहते हैं वो बर्थडे भी मनाना है, सबको पार्टी में बुलाना है, ऐसे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस छोड़ दीजिए, पॉकेट मनी छोड़ दीजिए, अगर वो ऐड करेंगे ना तो that is where we need to really be serious about it, as education is very expensive in India and it is going to be expensive. नीचे नहीं आने वाली कॉस्ट। assumed rate of inflation अगले 12-15 साल के लिए मैं 8% पकड़ रहा हूं। आज का इन्फ्लेशन रेट है 6.77% और कोरोना के पहले था 5.3%। आज अमेरिका में पिछले 40 साल की सबसे ज्यादा महंगाई 8% इन्फ्लेशन है। पब्लिक पागल हो गई है वहां की। ऊपर से थंडरस्टॉर्म आया था क्रिसमस में, वो क्रिसमस ही नहीं मना पाए। कोरोना का कहर चीन में बहुत बढ़ गया है, शायद हो सकता है उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर भी हो। ठीक है, हमारे बाजू वाला जो है वो बाद में हमें एटम बम की धमकी देता है। ठीक है, ईरान भी वही हाल है, अफगानिस्तान वही हाल है। मैं ये वर्ल्ड मैप क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि इसका भी इंपैक्ट होता है जनरल इन्फ्लेशन बढ़ने के लिए, और एजुकेशन तो नीड है, तो ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा 100%। तो हम ये सोच ही नहीं सकते कि इससे थोड़ा कुछ कम होगा सर, कोरोना सेटल हो जाएगा। भाई कोरोना चला जाएगा, मोरोना आ जाएगा, नोरोना आ जाएगा, कल कुछ भी आ सकता है। देयर इज ह्यूज अनसर्टेनिटी एंड हेंस वी नीड टू प्लान रियली इन एडवांस। और तुरंत एक इसका गोल्डन प्रिंसिपल है, बच्चा जैसे पैदा हुआ वैसे उसका एज्युकेशन प्लॅनिंग सुरू होना चाहिए। आपल्याला त्याचा पहिला वाढदिवस भाड्याचा एसी हॉल घेऊन वेड्यासारखा 1-2 लाख रुपये खर्च करून करण्यात खूप इंटरेस्ट असतो, पण तेच 1 लाख रुपये आपण इन्व्हेस्ट करावेत असा कोणीही विचार करत नाही। सर पहला बर्थडे तो पहला बर्थडे होता ना, वापस थोड़ी आएगा। मैं बिल्कुल नहीं कहता पहला बर्थडे का सेलिब्रेशन मत करो, लेकिन वो सेलिब्रेशन अगर कर्जा निकाल के कर रहे हैं, हम हमारा एग्जिस्टिंग सेविंग तोड़ के कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम है। लेकिन ये समझ में आने के बाद भी सोचना नहीं चाहता कोई एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता, ये प्रॉब्लम है। एंटायर प्रॉब्लम फॉर एवरी सिंगल गोल इज अप हियर। वी रियलाइज एवरीथिंग, समझ में सब कुछ आता है, जब करने की बारी आती है ना तो हम पीछे चले जाते हैं, एंड दैट इज नॉट राइट। इमरजेंसी प्लानिंग, ठीक है, एक्सीडेंट, सिकनेस, अर्जेंट सर्जरी, बिजनेस इमरजेंसी जो बहुत सारी हमने देखी कोरोना में, हॉलीडे एक्सपेंसेस, क्योंकि बंदा जब घूमने जाता है तो खर्चों पे ध्यान नहीं रहता, रह भी नहीं सकता। यार मैं घूमने आया हूं, मतलब मैं शॉपिंग तो करूंगा, शॉपिंग के अलावा खाना पीना होता है, पार्टी होती है, दोस्तों के घर पे जाते हैं, ट्रैवलिंग होता है, तो अल्टीमेटली इसमें एक्सपेंस होता है। तो शायद मैं ये पकड़ के चलता हूं कि भैया मैं सिंगापुर मलेशिया घूमने गया था, सिंगापुर मलेशिया का मेरा एस्टिमेटेड बजट था 1 लाख रुपया, ओके, लेकिन असल में मेरा खर्चा हुआ 1.25 लाख। तो यार अब ये 25,000 के लाले पड़ गए यार। सिंगापुर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस है, मैं कुछ लाना चाहता था वहां से, मैं ला नहीं पाया। क्यों? एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं ये, क्योंकि यार मेरे पास पैसा नहीं था, उतना पैसा नहीं था, और जो पैसा था वो मैं खर्चा नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे बाद में आके भी खर्चे करने थे, वो घर खर्च का पैसा था। तो मैंने क्रेडिट कार्ड चलाया वहां पे। अब क्रेडिट कार्ड फ्री में तो नहीं आता, आने के बाद क्रेडिट कार्ड का पैसा चुकाना पड़ता है। लेकिन वहां पे क्या करते लोग, आहे ना क्रेडिट कार्ड, मार स्वाईपच्या माईला, बघू नंतर काय करायचं, आणि मग आहेच मिनिमम ड्यू, मिनिमम ड्यू, मिनिमम ड्यू, मिनिमम ड्यू, मिनिमम ड्यू। एट द एंड ऑफ द डे क्रेडिट कार्ड का पैसा भरने के लिए लोग पर्सनल लोन लेते, क्योंकि इमरजेंसी प्लानिंग के लिए लिक्विड कैश नहीं होती। सेम फ्रेंड्स नीड, अच्छा वाला दोस्त बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर वो एयरटेल कार्ड देखा होगा तो हर दोस्त कमीना होता है, ठीक है ना। तो कमीने दोस्त अगर पैसे मांगेंगे तो उनकी फुलफिल करने के लिए आपके पास कॉर्पस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों का पैसा कभी वापस नहीं आने वाला। जेन्युइन फ्रेंड है आपका, बहुत करीबी दोस्त है, बचपन से दोस्त है, और उसको मदद करनी है। शायद हो सकता है उसके घर में हॉस्पिटल इमरजेंसी है, आप मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास वो पैसा ही नहीं है जिससे आप मदद कर सके, तो क्या मतलब है? बहुत दुख होगा। होम एक्सपेंसेस जो कोरोना में बहुत पाए गए, क्योंकि बहुत लोग की सैलरी डिले हो रही थी, या 50% सैलरी थी, 40% सैलरी थी,
घर खर्च कैसे चलाए, क्योंकि जो सैलरी पहले आता था सबसे पहले लाइबिलिटी और बिल पे ऑफ करने में जाता था, तो उसके अलावा कोई इमरजेंसी आई तो मेरे पास पैसा ही नहीं था। अर्जेंट बेसिस पे लोन चुका के नया लोन, ठीक है, या मेरी एसेट फ्री करनी है जैसे गोल्ड लोन, ठीक है, लेकिन मेरे पास अलग एक्सपेंसेस, ये ऐसी चीज होती है, 330-600-500 सण असतात आणि आपण प्रत्येक सण एकदम जोरदार साजरा करतो। बरेच जण तर कर्ज काढून सण साजरा करतात, तेल लावत होईल, ये सही एटीट्यूड नहीं है। जब मैं मेरा दिवाला निकलने के बाद निकल के मनाऊंगा तो भैया परमानेंट दिवाला निकल जाएगा एक दिन मेरा, परमानेंट दिवाला, क्योंकि कोई भी दोस्त जिंदगी भर के लिए नहीं आने वाला, ना कोई रिलेटिव आने वाला है। हर एक को अपनी अपनी पड़ी है, हर एक की अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि फिर बाद में लोग बोलना शुरू करते हैं भैया तेरी इमरजेंसी तो कभी खत्म ही नहीं होती, जिंदगी भर तेरी इमरजेंसी शुरू है, हर चीज के लिए तेरे को पैसा चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट हैपेंस, वी टेंड टू लूज आवर इमेज इन द मार्केट, कि जब देखो ये कर्जे में डूबा होता है और कर्जा चुकाने के लिए ये लोगों से मदद मांगता है, आज मुझसे, कल उससे, परसों बाजू वाले से, उसके बाद नरसों तरसों, खत्म नहीं होता। एट द एंड ऑफ द डे lost credibility. So please, emergency planning also needs to be taken care of. Okay, आगे बढ़ते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग, जैसे मैंने कहा था, डेटा पढ़ लीजिए अब। Only 6% retire with adequate corpus. Most families suffer to maintain the standard of living due to inadequate corpus. Wrong products are selected to plan the retirement. मुझे कोई आया था, मैंने उसका सुना, अरे अच्छा रिटायरमेंट होगा, मैंने वो प्रोडक्ट ले लिया। बाद में मुझे पता चला, अरे यार ये प्रोडक्ट तो मुझे पैसा देने वाला है, वो तो मेरा रिटायरमेंट के बाद घर खर्चा चलाने का 25% कॉर्पस है। 25% कॉर्पस, यार ऐसे कैसे हो गया यार? हाँ, भाई मेरे और मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जिस रिटर्न्स कम है लेकिन गारंटी है, मैं कुछ देना चाहता हूँ रिटायरमेंट के बाद मेरा इनकम, उसके बाद नहीं करूंगा, मैं पैसिव इनकम पे डिपेंडेंट रहूंगा, एक्टिव इनकम पे नहीं। मैं ये डिपेंडेंट रहूं, लेकिन सारे ही गलत प्रोडक्ट लिए तो मेरा रिटायरमेंट प्लानिंग फॉर अ सेक ऑफ इट है, उतना कॉर्पस नहीं क्रिएट होगा जितना होना चाहिए, और रॉन्ग का भी शिकार। आइडियल एज टू स्टार्ट प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट इज 35 years once of age, लेकिन 35 छोड़ दो, 55 साल की उम्र में लोग चालू, कुछ लोग 50 की उम्र चालू करते हैं। क्यों? की हा सर्वात शेवटचा गोल आहे, उद्या करतो, परवा करतो, माझ्याकडे चिक्कार वेळ आहे, आत्तापासून कशाला विचार करायचा, होईल ना, वेळ येईल तेव्हा बघू, ठीक है, 4 दिन की जिंदगी है भाई, जी लो, पार्टी करो, ये करो, वो करो। पण 20 वर्षांतर 25 वर्षांतर जेव्हा माणूस रिटायर होईल तेव्हा काय, एक होती परी आणि रत्नागिरी, पण रत्नागिरी सुद्धा तेव्हा एवढी महाग असेल की काहीही केलं तर त्या कॉर्पस वरती रत्नागिरीत पण राहता येणार नाही। रत्नागिरी ऑल्सो वुड बी व्हेरी एक्सपेन्सिव होती परी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज फैक्ट्स। और मैं ये नहीं कह रहा कि 35 साल की उम्र में आपका प्लानिंग खत्म होना चाहिए, नहीं, लेकिन शुरू तो करो। अगर आप ये समझो स्टैंडर्ड रिटायरमेंट एज स्टार्ट है, जो कि आज आपको समझ में आ रहा हो, से लोग 50 और 55 में रिटायर हो रहे, आपने नहीं, हमें 18,000 नहीं,
अमेजॉन 18 लोगों को निकल रहा है, तो क्या जॉब नहीं मिलेगी? जॉब मिलेगी ना, डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन जब तक नहीं मिलती ना तब तक सब लोग गैस पे होते। अच्छा, मिलने के बाद अगर देरी से मिली तो पिछला बैकलॉग भरना होता है, ऐसे ही सेविंग नहीं होती भाई। अब बैकलॉग में और सेविंग नहीं होगी, ऊपर से यार आखिर में गोल है ना 60 में रिटायर होना ना, मेरी उम्र क्या है अभी 28 साल, 29 साल, 32 साल, 34 साल, अभी तो शादी हुई है, अभी तो बच्चा हुआ है यार, फिर जिएंगे कभी, क्या पता कल हो ना हो। ऊपर से गाना भी गाते, हर पल यहाँ जी भर जियो, है ना, SRK के फैंस, ला 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 ला, कल हो ना हो, कल हो ना हो, लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला है कल ना हो, कल हो या ना हो, लेकिन अगर हुआ तो फटके है फिर, और ना हुआ तो हमारे पीछे जो बचेगा उसको फटके हैं, क्योंकि कॉर्पस ही नहीं है। 20-25 साल बहुत होता है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, लेकिन अगर हम तरीके से शुरू करें तो, एक कहावत है ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, लेकिन भैया पहली बूंद 35 की उम्र में डाले तो सही, शुरू करे तो सही, तभी तो सागर बनेगा 60 साल की उम्र में जाके। और ये भी पता नहीं आजकल के डेट में कि 60 साल तक काम करेंगे या नहीं करेंगे, हमें कोई रखेगा नहीं रखेगा। अगर 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट एज आ गया तो आज से 5 साल के बाद क्या करेंगे हम लोग, ये सोचना जरूरी है, लेकिन लोग सोचते नहीं है, और जो लोग सोचते हैं वो सिर्फ सोचते हैं, करते नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये सोचना है, दूसरी बात सोचने के बाद अमल करना है उसके ऊपर। People in India generally start planning for retirement after the age of 50. That's a fact. बेटी की शादी हो गई, मैं बाप था, मेरे कंधे अभी झुक गए थे, अभी मेरे कंधों से बोझ हल्का हो गया, अब मैं अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचता। 60 के बाद वो बंदा जीता 85 तक या 80 तक, तो 20 साल की प्लानिंग 10 साल में करनी है। जो लोग 55 की उम्र में चालू करते हैं 20 साल की प्लानिंग 5 साल में करनी है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुइटी में जो पैसा आता है ना, वो पैसा रिटायरमेंट के लिए काफी नहीं होता, और उसके बाद करनी पड़ती है एडजस्टमेंट जो अच्छी नहीं लगती, या डिपेंडेंट होना पड़ता है अगली जनरेशन पे, जिससे कि स्वाभिमान को धक्का लगता है। ठीक आहे ना, आणि आपण तर सगळे सेनेचे मनसे, आम्ही वाघ, आम्ही ढाण्या वाघ, आम्हाला आवडत नाही, आम्ही असे हो, आम्ही तसे हो, आम्ही तर लॉर्ड फॉकलंड आहे, आपण कोणापुढे झुकत नाही। वाघ आला रे, वाघ आला, कोणाचा वाघ आला, त्या वाघाची शेळी होते मग जेव्हा अकाउंटला पैसे नसतात, आणि ती शेळी मे करते, आणि पुढच्या जनरेशन मधले लोक त्यांना विचारत नाहीत। सो अगले जनरेशन पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहना ये गुनाह अजीम है, इट इज अ क्राइम, स्टिल वो लोग करते हैं की आमचा माझा चकुला माझा सोनूला आता नक्की बघणार, ठीक आहे ना, बघितलं तर उत्तमच आहे, खूप चांगलं आहे, मी असं म्हणत नाही बघणार, पण त्याच्यावरती डिपेंडेंट कशाला राहायला पाहिजे। Hence I say it is the most neglected financial goal in India by miles, by miles. Inflation and taxation eat your corpus if not planned in advance. और इसमें से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो हमने पहली बार सुना है, ये इसका पॉइंट ये भी नहीं है जो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन ये पॉइंट जरूर है कि समझ में आने के बाद भी हम या तो एक्ट करते नहीं हैं या करना चाहते नहीं, देन वी आर द रिस्पॉन्सिबल पीपल अगर कलम गड्ढे में जाके गिरे। स्टेट प्लानिंग, मेरा पैसा, मेरी जायदाद, मेरी जमीन, मेरी ज्वेलरी, मेरे स्टॉक्स, मेरे शेयर्स, मेरे बॉन्ड्स, मेरा प्रोविडेंट फंड, मेरा ग्रेचुइटी, ये सब मेरे बाद किसको जाएगा, इसका प्लानिंग एडवांस में करना जरूरी है। नॉमिनी को कहां कहां पे पैसा रखा है, वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में नॉमिनी है, ये बताना जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक नहीं होगा। बहुत सारे लोग, एक डेटा ऐसा कहता है कि इंडिया में 78% लोग अपने नॉमिनी को बताते ही नहीं है कि तुम नॉमिनी, 78%, 78% लोग। तो क्या अचानक से हार्ट अटॅक आया तो क्या कान में बोल के आएंगे, टाइम प्लीज, जरा एकच मिनिट, मी कानात फक्त सांगतो बायकोला तू नॉमिनी आहेस आणि मग येतो वरती।
कित्येक वेळा तो पण चान्स मिळणार नाही. बाहेरच होता, टाइम प्लीज पण नाही घेता आली मागणं गाडीने उडवून गेली, किंवा अचानक हार्ट अटॅक आला आणि इतक्या जोराचा होता की तिथल्या तिथेच गेला. चहा पिता पिताच डायरेक्ट चहा आणि तो दोघेही ढगात. बायकोला काय माहितीच नाही किंवा मुलाला काय माहितीच नाहीये, मुलीला काय माहितीच नाही काय काय ठेवलंय, आणि भरपूर ठेवलेलं आहे पण कुठे ठेवलंय काय माहिती नाही. इस्टेट प्लानिंग, इस्टेट बहुत है लेकिन उसका प्लानिंग ही नहीं, और जिसकी इस्टेट बिल्कुल नहीं है उनका भी प्रॉब्लम है. सो हेंस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि नॉमिनी को बताइए, सारे इंस्ट्रूमेंट्स में जहां पे इन्वेस्ट करते हैं वो घर में शेयर कीजिए, उसके डॉक्यूमेंट्स कहां पे रखे ये बताइए, एंड कौन कौन से प्रोडक्ट में हमने इन्वेस्ट किया है, जो किस किस को मिलना चाहिए और उसका आउटलुक क्या था. वो रिटायरमेंट के लिए रखा था, ये इस्टेट प्लानिंग के लिए रखा है, ये मेरे बाद मिलने के लिए रखा हुआ है, ये बेटी के शादी के लिए रखा हुआ है, ये बेटा और बेटे के एजुकेशन के लिए रखा हुआ है. ये सारा जो प्रॉपर्टी सारे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके बनाते हैं, जिसको हम आम भाषा में जायदाद कहते हैं, उसका बंटवारा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कौन से गोल के लिए होगा, किसको कितना जाएगा, ये लिख के रखना जरूरी है, जिसके लिए विल किया जाता है. चलो मानता हूं मैं विल नहीं किया है, लेकिन कहीं तो लिख के तो रखिए. जो इमीडिएट डिपेंडेंट है उसको बता के तो रखिए, और आपका कोई फाइनेंशियल प्लानर होगा उसको तो बता के रखिए. मेरा फाइनेंशियल प्लानर कौन है, मेरा एडवाइजर कौन है, मैं किससे मिलता हूँ, किससे सलाह लेता हूँ, ये फैमिली मेंबर को पता होना चाहिए, नॉमिनी को पता होना चाहिए. प्लानिंग करते वक्त नॉमिनी के साथ बैठना जरूरी है. जैसे नेक्स्ट जनरेशन बड़ी होगी उनके साथ डिस्कस करना जरूरी है, उनके साथ प्लानिंग करना जरूरी है, उनका प्लानिंग करना जरूरी है, ये उनको बताना जरूरी है. डू वी डू इट? अगर ये नहीं करते तो करना शुरू करो, और अगर करते हैं तो कंटिन्यू रखो. बहुत बढ़िया है. आगे बढ़ते. हाँ जी, इनकम टैक्स रिटर्न, टैक्स प्लानिंग. यस यस आशीष बोलिए. सर जनरली क्या होता है सर कि जो अभी आपने बताया है कि हम लोग अपने एडवाइजर को बताकर रखना चाहिए. अभी हाँ. मैं जो मेरा प्रैक्टिस है सर कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अगर मेरे एडवाइजर हायर करूंगा तो उसको मेरे को चार्जेस देना पड़ेगा सर. करेक्ट. और नॉर्मली होता है कॉमन पब्लिक में कि एडवाइजर को हम लोगों को चार्जेस देना होता है. तो इससे बेटर मैं ये करता हूँ कि मैं जाकर खुद इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड मैं परचेस कर लेता हूँ. ओके. या एसआईपी मुझे अगर चालू करना है तो मैं खुद कर लेता हूँ. ये जनरल पब्लिक का ऐसा डर होता है कि भाई मैं अगर एडवाइजर हायर करूंगा या फिर कुछ करूंगा तो मेरे को कमीशन ज्यादा लगेगा करके. तो उस चीज पर थोड़ा सा बात कर लीजिएगा जब भी आपको समय मिले सर. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एडवाइजर होता किसके लिए? राइट सलाह देने के लिए. एडवाइस ली जाती है क्योंकि मुझे उस बात में समझ में नहीं आती, इसलिए एडवाइस ली जाती है. प्रोफेशनल एडवाइजर की जरूरत होती है क्योंकि मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं लेकिन वो व्यक्ति एक्सपर्ट है, इसलिए. तो वो चार्जेस जो होते हैं वो उसके प्रोफेशनल फीस है, प्रोफेशनल चार्जेस है, ताकि मेरा प्लानिंग सही से हो. अब अगर खुद की प्लानिंग सही से हो, इसके लिए जिसको मिल रहे हो उसके ऊपर विश्वास होना जरूरी. लेकिन ये ऐसा होता है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि लोग इस मामले में धोखा खा चुके होते हैं, लोगों को फंसाया जा चुका होता है. एडवाइजर अपने फायदे के लिए गलत प्रोडक्ट बेच चुका होता है, जो कि 2, 4, 5 साल के बाद पता चलता है. जब ये पता चलता है, कोई तीसरा आता है तो, और फिर वो डर बैठ जाता है कि नहीं भैया इसको इतना बड़ा फी भी दिया, उसने खुद का फायदा करा लिया, उसने कमीशन बना लिया, उसने प्रोफेशनल चार्जेस लिए और मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर लिया. सर ये इसलिए मैंने पूछा कि मैं बैंकर हूँ और मुझे पता है मतलब मैं क्या चीज लोगों को बेचता हूँ. करेक्ट.
हाँ, तो जो मुझे ऊपर से जिस चीज में कमीशन ज्यादा आएगा वो चीज मैं लोगों को सेल करूंगा, मैं उसका हित अहित मैं छोड़ देता हूँ मेरे व्यक्तिगत इसके लिए। करेक्ट। और वही तो नहीं करना है ना, यही तो एडवाइजर का काम है कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट कोई मायने नहीं रखता जब तक क्लाइंट का पर्सनल इंटरेस्ट सॉल्व ना हो। एग्जैक्टली यही बात है जो मैं 2007 में मैं ट्रेनिंग में आया, या यही बात मैं समझ चुका था 2003 में, क्योंकि मैं देख रहा था कि लोग कैसे प्रोडक्ट चिपका के जाते हैं, गले में मार के जाते हैं। और आजकल तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आज से 10 साल के बाद तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका हो। हर 10 लोगों में 9 लोग फंसे हुए होते। दूसरा बात ये है कि इन्वेस्ट करने के बाद कोई भी अपना प्रोडक्ट पढ़ के देखने में इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं। हमारे पास 135 करोड़ मोदी जी है, जो सारे लोग 18 घंटा काम करते। रातर मैं तो कहूंगा मोदी जी के ऊपर है सब लोग। मोदी जी तो कुछ भी नहीं है, किसी को टाइम नहीं है। हाँ, टीवी देखने के लिए टाइम है, फालतू सीरीज देखने के लिए टाइम है, ठीक है ना, लोगों के साथ पार्टी करने के लिए टाइम है, 31 दिसंबर के लिए टाइम है, क्रिकेट टेस्ट मैच देखने के लिए टाइम है, लेकिन खुद का फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए, समझने के लिए, अच्छा एडवाइजर ढूंढने के लिए टाइम नहीं है। ये प्रॉब्लम है, हम खुद भी जानना नहीं चाहते। हाँ ठीक है, वो फॉर्म लाओ कहीं कहाँ पे सिग्नेचर करना है, कितना चेक देना है। अब देखिए ये जो टाइम चालू है ना, जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ पे तो सबसे ज्यादा मिस सेलिंग होता है, क्योंकि लोगों को कैसे भी करके वो टैक्स का रिसीट चाहिए होता है। तू मेरे को वो एटीसी का और एटीडी का रिसीट दे भैया, मुझे एचआर को सबमिट करना, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूं, मेरा ऑलरेडी टैक्स कट चुका है। क्योंकि उन्होंने दिसंबर में मांगा था, लेकिन मुझे टाइम नहीं था। उसका मेल तो अक्टूबर में आ गया था, लेकिन भाई साहब मुझे टाइम नहीं था। टाइम नहीं था, ये जो गोली है ना, ये जब से इंसान पैदा हुआ है तब से चालू है, और जब तक इंसान रहेगा तब तक चालू रहेगी। और हर साल नुकसान होने के बावजूद सुधरता नहीं है आदमी, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। ऊपर से हम कहते हैं अपने आप को लिटरेट, लेकिन हम कितना जानना चाहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। मैं ये नहीं कहता कि आप मास्टर बनिए, लेकिन बेसिक तो पता होना चाहिए कि भैया फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, इंडिविजुअल क्या होता है, कितनी कंपनियां मार्केट में हैं, ठीक है। पॉलिसी बाजार का मैं बहुत ऐड देखता हूँ, पॉलिसी बाजार का फायदा क्या है, पॉलिसी बाजार के नुकसान क्या है, ठीक है। लोग बहुत म्यूचुअल फंड करते हैं, म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट डालूंगा तो क्या होगा, स्कीम चूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसकी टेक्निकल नॉलेज मुझे कहां से मिलेगी, मैं कैसे म्यूचुअल फंड्स को डिसाइड करूंगा कि कौन सा रिटर्न देगा कौन सा नहीं देगा, क्या उतनी रिस्क लेने की कैपेसिटी मेरे पास है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, उस पर डेट हाइब्रिड और इक्विटी में डालने का नुकसान और फायदा क्या है, डायरेक्ट इक्विटी में मैं जाऊंगा, स्टॉक्स और शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगा तो वैल्यू इन्वेस्टिंग किसे कहते हैं, इंट्राडे क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए, उसमें फायदा नुकसान क्या है, ये प्रोफेशनल एडवाइजर बताता है। और ऐसे अच्छे एडवाइजर मौजूद है। आपका जो होस्ट है दर्पण पाटिल is one of a very very good advisor, because I know Darpan since last 5 years now. I have done trainings in Palghar for him. पालघर, मैं पालघर ये आधा दर्जन बार आया हूं अब तक, और मैंने अलग अलग टाइप पे ट्रेनिंग की, मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स की है, फाइनेंशियल प्लानिंग पे ट्रेनिंग की है, गोल्स के ऊपर ट्रेनिंग की है कि अलग अलग गोल्स का प्लानिंग कैसे करें, हमारे लाइफ के गोल कैसे बनाएं, डिजाइन कैसे करें और फिर उनको एग्जीक्यूट कैसे करें, अलग अलग टाइप के। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो पहला धसका होता है ना, उसी के बेस पे आदमी बोलता है जान दे यार, मैं खुद का ही करता हूं, अगर नुकसान हुआ तो खुद का ही होगा ना, दैट्स ओके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नुकसान हुआ तो हम झेलने के लिए रेडी है, हम झेलने के लिए भी रेडी नहीं होते, क्योंकि हमारे पास वो एक्सपर्टीज नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, हम चूज करें। ऑलराइट, तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी पढ़ाई का दर्जा बढ़ाएं, एक, ताकि अवेयरनेस हमें ज्यादा हो, ताकि डिसीजन लेना आसान हो, और दूसरा अच्छा एडवाइजर अगर मिले तो उसको पकड़ के रखें। एक एडवाइजर आपके पास है इसी प्रेजेंटेशन में, तो उसको पकड़ के रखना ना पकड़ के रखना ये आपके हाथ, ठीक है। लेकिन ये अगर हमें पता होगा, हमें अवेयरनेस होगा कि कौन सा प्रोडक्ट किस चीज के लिए लेना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट किस चीज के लिए नहीं लेना चाहिए, तो हमसे गलतियां कम होने की उम्मीद बढ़ जाती है। इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आता है जहां पे हम गलती नहीं करते, लेकिन ये मेहनत करने के लिए जो वक्त देना पड़ता है वो देने के लिए लोग रेडी नहीं, एक लेमैन रेडी नहीं।
जबकि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, यही जो एक्सेप्ट नहीं करता उसका आगे कुछ नहीं हो सकता। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेरी। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देता हूं। इनकम टैक्स 10%, 20%, 30% स्लैब्स होते हैं। अलग अलग स्लैब्स में हम आते हैं अकॉर्डिंग टू हमारा इनकम। लेकिन कितने लोग इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे सबमिट करते हैं? कितने लोग है कि इनकम टैक्स सेक्शन 80C में, 80D में, 80DD में, 80U में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, उसका स्लैब लिमिट क्या है, कितना मैं कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकता हूं, राइट? क्यों करना चाहिए? हर प्रोडक्ट का अच्छा पहलू और बुरा पहलू क्या है। हर प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट जिंदगी में है ही नहीं जो फुल प्रूफ है, कोई प्रोडक्ट नहीं। लेकिन हर प्रोडक्ट का एडवांटेज है, हर प्रोडक्ट का डिसएडवांटेज। तो दो अलग अलग व्यक्तियों के लिए एक प्रोडक्ट जिसके लिए एडवांटेज बनेगा, हो सकता है दूसरे के लिए वो डिसएडवांटेज बनेगा। एग्जांपल देता हूं, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये आप किसी भी नेशनलाइज बैंक में या एचडीएफसी या आईसीआईसीआई, एक्सिस ऐसे प्राइवेट बैंक्स में जाके ओपन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, जिसमें 1.5 लाख तक आप सालाना इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम 500 रुपया साल का इन्वेस्टमेंट है और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख रुपया। आपको एटीसी का बेनिफिट मिलता है। 15 साल की टोटल टर्म होती है और 7 साल का मिनिमम लॉक इन है, क्योंकि पार्शियल विड्रॉल जो अलाउड है वो 7 साल के बाद अलाउड है। ठीक है, वो भी 50%, उसका 5वें साल के एंड में जो बैलेंस होगा उसका 50% आप निकाल सकते हैं। इसका इंटरेस्ट कंपाउंडिंग है। पीपीएफ एक ही इंस्ट्रूमेंट ऐसा है डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जहां पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। अदरवाइज आप रिकरिंग डिपॉजिट ले लीजिए, फिक्स डिपॉजिट ले लीजिए, कंपनी फिक्स डिपॉजिट ले लीजिए, पोस्ट ऑफिस ले लीजिए, सारे इंटरेस्ट ये सिंपल इंटरेस्ट रेट है, ब्याज पे ब्याज नहीं है। पीपीएफ में ब्याज पे ब्याज है, प्रिंसिपल पे ब्याज है और उसके ऊपर ब्याज है, मतलब टोटल मिला के जिसको हम चक्रवाढ़ ब्याज बोलते हैं, कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑलराइट, लेकिन लॉक इन है। तो 60 साल का आदमी अगर रिटायरमेंट के बाद पीपीएफ में पैसा डालेगा तो उसके लिए डिसएडवांटेज है पीपीएफ। लेकिन रिटायरमेंट कॉर्पस जनरेट करने के लिए आदमी अगर 45 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में पीपीएफ अकाउंट खोले तो उसके लिए एडवांटेज है। इसका मतलब हुआ ऐसा नहीं होता, लेकिन 60 साल की उम्र के लिए पीपीएफ सूटेबल प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन 35, 40, 45, 42, 47 के लिए वो सूटेबल प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट है जिसमें वो रिटायरमेंट के लिए वो प्रोडक्ट चूज कर सकता है, लेकिन रुकने की भी आजादी चाहिए। डिसएडवांटेज क्या है? लिक्विडिटी नहीं आ सकती। आप अपना बैंक में जाके एफडी तोड़ सकते हो, पैसा ले सकते हो, क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर सकते हो, पैसा ले सकते हो, आपके पास सोना है, बैंक में जाके सोना गिरवी रख सकते हो, पैसा ले सकते हो। लेकिन पीपीएफ लॉक इन होने के वजह से आपको जब चाहे पैसा नहीं मिल सकता। लॉक इन पीरियड खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा या फिर उसके ऊपर लोन लेना पड़ेगा। और मैं किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर लोन लेने के विरुद्ध हूं। एलआईसी पॉलिसी में बहुत सारे लोग लोन लेने वाले मैंने देखे हुए, लेकिन ये लोगों को समझ में नहीं आता, चाहे पीपीएफ हो, चाहे एलआईसी ऑफ इंडिया का पॉलिसी हो, मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, जब आप उसके ऊपर लोन लेते हैं तो आपको 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। दूसरा, आप अगर लोन नहीं चुकाएंगे इंटरेस्ट के साथ तो आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है। अगर लोन चुकाने के पहले इंसान गुजर गया तो लोन प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी का पैसा काटने के बाद नॉमिनी को पैसा मिलता है। तो अगर किसी का 4-5 लाख रुपए का पॉलिसी होगा और उसके ऊपर 1-2 लाख का लोन होगा और 10 साल के लिए वो लोन रीपे करेगा, तो भैया तकरीबन उसके हाथ में कुछ आएगा ही नहीं अगर वो बिना लोन भरे चला गया। तो 5 साल मैंने लोन का रीपेमेंट किया, 5 साल के बाद मैं चला गया, तो 5 साल जो बचा, 5 लाख जो मिलना था उसमें तो 2 लाख का लोन है प्लस इंटरेस्ट, 50,000 इंटरेस्ट पकड़ लो, तो 2.5 लाख रुपया तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी काट के 2.5 लाख रुपया नॉमिनी को वापस करेगी। 5 लाख का तो ऐसे ही वैल्यू नहीं है। अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में 1 करोड़ का वैल्यू नहीं है देखा, तो 2.5 लाख का क्या वैल्यू है? मूंगफली आएगी 2.5 लाख रुपए। 20,000 महीने का खर्चा पकड़े तो 12 महीने में 2.5 लाख रुपया, थैंक यू वेरी मच। और ऐसे में
जब हम 30% के टैक्स स्लैब में होंगे तो और ज्यादा खराब होगा। पीपीएफ टैक्सेबल भी नहीं है, मैच्योरिटी वैल्यू टैक्स फ्री है, नहीं है, पीपीएफ में डिसएडवांटेज नहीं। लेकिन मैं इसका मतलब भी म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स एंड शेयर्स, बॉन्ड्स, नेशनल पेंशन स्कीम, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारे प्रोडक्ट्स लेने हैं अलग अलग गोल के लिए, अलग अलग लाइफ हेल्दी रहेगा। ये जो टैक्स पढ़ना है वो पढ़ना है, क्योंकि आप ज्यादा पैसा कमाओगे तो ज्यादा टैक्स देना ही पड़ेगा, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जितना बचा सकते हैं उतना इफेक्टिवली बचाने के बाद आप जब टैक्स भरते हैं ना, तो दिल को सुकून होता है, शांति होती है। इनकम टैक्स रिटर्न आप टाइम पे फाइल करिए, ये बहुत जरूरी है। लेकिन मैं पिछले एक हफ्ते में मैं 5 लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न के लिए एडवाइस दे चुका हूं, और वो मुझे कुछ सवाल पूछ रहे थे जिनका रिटर्न फाइल ही नहीं हुआ था, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं भूल गया, ये रीजंस थे। जबकि सैलरीड और बिजनेस इंडिविजुअल जिनका कंपलसरी ऑडिट नहीं है, मतलब कंपलसरी ऑडिट मतलब प्रोफेशनल इनकम 50 लाख के ऊपर या बिजनेस का इनकम 1 करोड़ के ऊपर, टैक्सेबल टर्नओवर, जिनका 31 अक्टूबर लास्ट डेट था, अदरवाइज उनका लास्ट डेट 31 जुलाई या 31 अगस्त था। आज जनवरी 2023 है और आज तक आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, अब आपको क्या कहे, ये इररिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे टाइम नहीं मिला, ये कारण चल ही नहीं सकता, इसमें चल ही नहीं सकता। लेकिन हम ये कारण देते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, बिकॉज इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे फाइल करना प्रायोरिटी नहीं है, टैक्स प्लान प्रायोरिटी नहीं है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी करना प्रायोरिटी नहीं है, एडवाइजर जब बात करता हो तो उसको सुनना प्रायोरिटी नहीं है। तू खाली फॉर्म दे, साइन किधर करना है बता, सब कुछ तू ही देख, मेरा नॉमिनी को तू ही समझा, तू ही बोल, मर गया तो तू ही मिल, तू ही सारे काम सेटल कर, मैं कुछ भी नहीं करूंगा कि मैं लॉर्ड ऑकलैंड हूं। बस यही एटीट्यूड है इंडिया, एंड दिस डज नॉट वर्क माय डियर फ्रेंड्स, सिंपली डज नॉट वर्क। शायद मेरी बात तीखी लगे, लेकिन यही सच्चाई है। द प्रोडक्ट्स इन द फाइनेंशियल मार्केट, लाइफ इंश्योरेंस, बैंक इंश्योरेंस में प्रोडक्ट यूलिप ये म्यूचुअल फंड जैसा काम करता है, ठीक है, जहां पे ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ मार्केट में पैसा इन्वेस्ट होता है, लाइफ मिलता है, और म्यूचुअल फंड जैसा रिटर्न आता है, क्योंकि पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है, इक्विटी मार्केट में, कैपिटल मार्केट। तो जो मुझे ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में मिलता है, बोनस वाला पॉलिसी जो होता है, उसको ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं, जिसका रिटर्न है तकरीबन 5 से 5.5%। यूलिप में आपको 10%, 11%, 12%, 15% मिलने के चांसेस है इन द लॉन्ग रन। लेकिन यूलिप में भी लोग 5 साल जो लॉकिंग पीरियड है मिनिमम, उतना ही इन्वेस्ट करने वालों की संख्या ज्यादा है। सर 5 साल के बाद क्या करना है? नहीं, वो लॉकिंग खत्म हो गया ना, तो निकाल सकते हैं पैसा। निकाला क्यों वो पता नहीं, निकाल सकते हैं ये समझ में आया तो निकाला, फिर अपना गोल अपने आप शुरू हो जाता है कि ये 5 साल के बाद पैसा अवेलेबल था इसलिए मैं सिंगापुर गया, पैसा अवेलेबल था इसलिए मैंने रिनोवेशन किया, पैसा अवेलेबल था इसके लिए मैंने शादी में पैसा उड़ाया, पैसा अवेलेबल था इसलिए मैं गांव में गया था घूमने के लिए दोस्तों के साथ और सारा पैसा उड़ा के आया, पैसा अवेलेबल था इसलिए दिवाली में खोल के खर्चा किया। इसका पैसा नहीं होना चाहिए, वो अलग से रखा हुआ अपने इनकम से बाजू में रखा हुआ पैसा होना चाहिए, क्योंकि हमें पता होता है कि शादी कब होने वाली है, दिवाली कब आने वाली है, गणपति कब आने वाला है, नवरात्रि कभी है, हमें गांव कब जाना है। कोई अगर अचानक से गुजर गया तो अचानक से जाते हैं, उसको इमरजेंसी बोलते हैं, बट अदर देन दैट सबको पता होता है, तो इसका प्लानिंग किया जा सकता है। लेकिन हम प्लान करना नहीं चाहते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है सर हमारे पास, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारा टॉपिक प्रायोरिटी नाही आहे, बोर व्हायला होतं माहिती का, किती बडबडता हो तुम्ही, काय केलं सारखं पैसा 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 पैसा, आपल्याला काय ते काय कळत नाही, बाउन्सर मायला जाऊ दे, तेल लावत दिलं, वेळ येईल तेव्हा बघू, हा तर डायलॉग आहेच, काय तर बादच नाही। पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स एंड शेयर्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, सिल्वर, अदर मेटल्स, पेंशन स्कीम्स, रियल एस्टेट एंड गवर्नमेंट पेपर्स इन ट्रेजरी, ये आमतौर पर प्रोडक्ट्स है जिसमें हम सब लोग इन्वेस्ट करते हैं हमारा पैसा।
और इन्वेस्टमेंट और सेविंग का सबसे बड़ा डिफरेंस है, सेविंग का मतलब मेरा पैसा बैंक में जमा है केवल, जिसका मुझे 3% ब्याज मिलता है, या मेरा पैसा हार्डकोर कैश में घर पे पड़ा है जिसका मुझे कुछ भी पैसा नहीं मिलता। इन्वेस्टमेंट का मतलब मेरा पैसा ऐसी जगह पे इन्वेस्टेड है जहां पे वो मुझे ऐसे रिटर्न जनरेट करता है जिससे मैं टैक्सेशन और इन्फ्लेशन दोनों को बीट करता हूं, और तब जाके मैं अपने सारे गोल पूरे कर सकता हूं वेल इन टाइम। दूसरा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकता हूं। तीसरा, मुझे कभी भी उसके वजह से मेंटल और फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं आता। और चौथा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि मेरे सारे गोल वक्त पे पूरे होते हैं, कम से कम कर्जे के साथ। कभी कभी कर्जा लेना भी नहीं पड़ता, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन जो मैंने पहली स्लाइड में बताया था वो बहुत जरूरी है। और स्पेलिंग नहीं आता सर, यहां से शुरुआत है हमारी, या अगर है लाइफ इंश्योरेंस एवरेज रिटर्न्स 5%, करंट इन्फ्लेशन रेट सेट 6.77, फ्यूचर इन्फ्लेशन अज्यूम्ड है हमारा 8%। तो तीसरा और चौथा जो कॉलम है वो तो फिक्स्ड है 6.77 एंड 8%, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूचर इन्फ्लेशन एस्टिमेटेड। म्यूचुअल फंड्स 8 to 15%, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में रिस्क है लेकिन इसके साथ रिटर्न भी है। उसको डेफिनेटली गणित है, उसके पीछे साइंस है, उसके पीछे सूत्र है, उसके पीछे मैथमेटिक्स है, लेकिन हम ये समझना नहीं चाहते। आगे चल के हम ये भी प्रोग्राम करने वाले हैं जहां पे हम इंडिविजुअली हर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल प्रोग्राम करेंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट भेज सकते हैं कि सर म्यूचुअल फंड्स में हमें डिटेल्ड नॉलेज चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस पे डिटेल्ड प्रोग्राम लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस प्लानिंग कैसे करते डिटेल लीजिए, रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ, या टैक्स प्लानिंग सिर्फ, स्टेट प्लानिंग सिर्फ, डिटेल्ड। तो 2 घंटे का उसी टॉपिक के ऊपर हम प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो पेड सेशंस होंगे लेकिन बहुत ज्यादा फीस नहीं होगी, लेकिन आपको ये समझ में आएगा कि आप कहां खड़े हैं आपके गोल्स को ले। ठीक है, कैपिटल मार्केट के ऊपर हम सेशंस प्लान करने वाले, बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट के, वैल्यू इन्वेस्टिंग और इंट्राडे ये क्या कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इसमें इंडिपेंडेंटली काम करना है, इन्वेस्ट करना है, तो आपको क्या समझना पड़ेगा। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्या होता है, स्टॉप लॉस कब लगाया जाता है, सर्किट लगता है मार्केट में मतलब क्या होता है। ठीक है, बैंक निफ्टी क्या होती है, सेंसेक्स क्या होता है। ठीक है, बीएससी और एनएससी में क्या फर्क है। तो दर्पण से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सवाल ये है कि क्या आप उसको अटेंड करते हैं और उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। स्टॉक शेयर्स 10 to 20% बिना सोचे समझे भी लोग जो लगाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहते हैं। पता कुछ नहीं है, लेकिन भैया मैंने इन्वेस्ट किया और मैं लगातार बना रहा, उसमें 5-7 साल अच्छा पैसा बना के मैं बाहर निकला। मतलब पैसा बनाया बिना जाने। पैसा बनाएंगे, ये रिटर्न 30% और 40% भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सोचिए, जान के अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो क्या ये कंसिस्टेंट 15-20% रिटर्न हम नहीं कमा सकते। 30%, 30%, 40%, 50%, 80% जो कमा के बहुत अमीर होते हैं, जो आपने देखा है, वो नहीं कर सकते। लेकिन इनकी संख्या बहुत कम होती है, परसेंट बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि वो सीखने के लिए, समझने के लिए पेशेंस लगता है, डिसिप्लिन लगती है, लॉन्ग टर्म के लिए वेट करने के लिए होल्डिंग कैपेसिटी लगती है, डिसिप्लिन लगती है। ये इतने ही लोगों के पास होती है, और इस पे किसी का नाम नहीं लिखा। करना चाहे तो सवाल ये है, चाहत है क्या, बर्निंग डिजायर है क्या, शिद्दत है क्या। और यही पे हम मार खाते, और चूंकि मार खाते हैं इसलिए हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा गोल मटोल होती और हम अभिमन्यु होते। वो इनकलाब सिनेमा का गाना है ना, अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तू। आम बंदा हमेशा फाइनेंशियल प्लानिंग के चक्रव्यूह में फंसा होता है कि भैया मुझे पता ही नहीं है कि मैं कहां खड़ा हूं एग्जैक्टली।
और कोई बताने आता है तो हमारी सुनने की तैयारी नहीं होती, या फिर सुनते हैं समझते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करते, तो वो तैयारी नहीं होती. एक तर कंटाळा तरी येतो, दुसरा वेळ तरी नसतो, तिसरं बोर होतं, चौथं प्रायोरिटी काहीतरी बडबडतात, मला काय कळलंच नाही, सहावं येईल तेव्हा बघू, ठीक आहे, नाही तर आपल्याला काय लोन मिळतच नाही, तर सातवं काय, अरे काय होत नाही रे, काही नाही, नुसतं बडबडतात, आपण एकाही साईड नुसतं तिकडनं सोडून द्यायचं, ठीक आहे, मग ओके, नो प्रॉब्लेम, इट्स एव्हरीबडी इंडिविजुअल चॉइस. ओके, लेकिन फिर जो मुसीबतें आएंगी उनको झेलने के लिए हमने तैयार रहना भी जरूरी है. तब वहां पे कंप्लेन नहीं कर सकते, और वहां पे वक्त भी नहीं होगा हमारे हाथ, बिल्कुल वक्त नहीं है. पोस्टल स्कीम्स अगेन 6%, बैंक्स फिक्स्ड डिपॉजिट 6%, रियल एस्टेट 8 to 20%. आज रियल एस्टेट बिल्कुल काम नहीं कर रहा, और कोरोना का धक्का अभी भी नहीं सब रहा है. 2016 का मनी डिमोनेटाइजेशन है, जो जिसके वजह से इन्वेस्टर बाहर चले गए, ब्लैक का पैसा बिल्कुल नहीं घूम रहा मार्केट में. इन्वेस्टर को रिटर्न 3 से 5 साल में चाहिए होता है, लेकिन वो नहीं मिलने की वजह से आज रियल एस्टेट में जो है वो एंड यूजर है. और चूंकि अब इंटरेस्ट रेट वापस बढ़ेगा, तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, क्योंकि एफडी इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ाना होगा तो होम लोन इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होगा, क्योंकि जब बैंक को होम लोन मिलेगा तभी आपको एफडी का 60% रिटर्न मिल सकता है. तो अगर एफडी का रिटर्न 8 और 9% होगा तो होम लोन डेफिनेटली 11 से 12% पे जाएगा. कम से कम 2% का डिफरेंस तो होना चाहिए ना. बैंक चलेगा कैसे भैया, उनके खुद के खर्चे, एम्प्लॉइज का पगार देना है, जगह का भाड़ा देना है, लोगों को जो लिख के क्या है गॅरंटी, वचन पूर्तता, आम्ही खड्डे बुजवले असतात ना, सगळे माननीय नामदार लावतात बोर्ड, वचनपूर्ती, 6 महिन्यानंतर परत खड्डे पडतात, ही पण वचनपूर्ती, की आम्ही बुजवलेले खड्डे 6 महिन्यानंतर परत पडतील, हे पण तुम्हाला आजच वचन देतो, आणि त्या खड्ड्यात तुम्ही पडाल ह्याचं पण वचन देतो आधीच. तो वो रियल इस्टेट आज डोल्ड्रम्स में है. इसका कारण यही है कि महारेरा के रेगुलेशन बहुत सख्त है, डिमोनेटाइजेशन का फटका बहुत था, उसके बाद कोरोना आया और इन्वेस्टर मार्केट से चला गया. अदरवाइज रियल इस्टेट, स्टॉक्स एंड शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड, ये असल इन्वेस्टमेंट असेट क्लासेस है अलग अलग प्रोडक्ट्स में, जो आपके इन्फ्लेशन और टैक्सेशन को बीट करते. बाकी सारे या तो एट पार विद इन्फ्लेशन है, या तो बिलो इन्फ्लेशन, या जो थोड़े बहुत इन्फ्लेशन के ऊपर है, जैसे बॉन्ड्स 9%, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर 8%. सालों से उनका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बढ़ा नहीं. हाँ, गोल्ड सिल्वर अदर मेटल्स बुरा प्रोडक्ट है क्या? बिल्कुल नहीं. रियल एस्टेट बुरा प्रोडक्ट है? कोई प्रोडक्ट बुरा नहीं है. सवाल ये है कि क्या मेरे गोल के लिए वो सही प्रोडक्ट है, क्या मेरी लाइफ स्टेज के लिए वो सही प्रोडक्ट है, क्या मेरी रिस्क प्रोफाइल के लिए सही प्रोडक्ट है, क्या उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने की मेरी रिस्क कैपेसिटी है, क्या उस प्रोडक्ट में मैं लॉन्ग टर्म में रहना चाहता हूं. ये सारा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए प्रोफेशनल एडवाइजर की ही जरूरत पड़ती. ऑलराइट, so this is what the comparative analysis chart is, and then let's now go towards the last slide. Goal based financial planning is generally done through need analysis. तो नीड एनालिसिस ये सिर्फ वन ऑन वन बैठ के होता है, विदाउट वन ऑन वन नीड एनालिसिस नहीं हो सकता, जिसके लिए टाइम लगता है. जो क्लाइंट ने निकालना जरूरी है, वो प्लान करना जरूरी है. नीड एनालिसिस होने के बाद प्लानिंग होता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है. एग्जीक्यूशन में डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन ये सबके लिए सबसे पहले भरोसा चाहिए. ठीक है, खुद की सीखने की इच्छा और चाहत चाहिए. टाइमली रिव्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स बेस्ड ऑन गोल्स आर आल्सो डन. ठीक है, ये रिव्यू के लिए हर एक साल में एक बार बैठना जरूरी है हमारे एडवाइजर के साथ, अपने खुद के एडवाइजर के साथ. एंटीसिपेटेड चेंजेस इन द करंट गोल्स आर द क्राइटेरिया फॉर द प्रोडक्ट सिलेक्शन. तो गोल बेस्ड जो प्लानिंग होती है, प्रोडक्ट्स तो मेरे पास बहुत है, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट कौन से गोल को सूट करेगा, उस गोल का टाइम फ्रेम क्या है, उस गोल में कौन से प्रोडक्ट सही होंगे, कौन से प्रोडक्ट नहीं सही होंगे, या एक ही प्रोडक्ट ठीक होगा, या 3-4 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन किया जा सकता है. उन सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स की लिमिटेशंस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, कौन से प्रोडक्ट में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है. ठीक है, ये सारा रिव्यू में तय किया जाता है वापस कि क्या बदलाव करने हैं, या उसी प्लानिंग के साथ जाना है, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होती है. बजट होता है, बजट में टैक्सेशन का ब्रैकेट पता चलता है, उसके बाद क्वार्टरली चेंजेस होते हैं,
ईयर एंड में FIIs आता है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर जाते हैं। रशिया यूक्रेन जैसा सिनेरियो आ सकता है, चाइना का पाकिस्तान का प्रॉब्लम, ऐसे सिनेरियो आ सकते हैं। यूएस में स्टॉर्म जो आया उसके सिनेरियो आ सकते हैं। ठीक है, आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया, इसके सिनेरियो आ सकते हैं। वॉर का सीन आ सकता है कि आपके कंट्री वॉर में इन्वॉल्व, कोरोना जैसे बीमारी का सीन आ सकता है। तो ये सारा देखने के बाद ईयरली बेसिस पे चेंजेस करने हैं नहीं करने तय किया जाता है, जिसके लिए रिव्यू होता है गोल बेस्ड प्लानिंग। राइट प्रोडक्ट फॉर द राइट गोल शुड बी द वे टू गो रादर देन बाइंग प्रोडक्ट्स फॉर द सेक ऑफ इट। मला आवडलं म्हणून घेऊन टाकलं, शर्ट पॅन्ट घेत नाही और आपण जीन्स नाही घेते, ठीक आहे, आवडलं म्हणून केलं, मग ते ज्या प्रॉडक्ट मधून जे रिटर्न मिळतील ते पण घ्यावे लागतील, आवडतील तरी नाही आवडतील तरी। आवडले तर काय प्रॉब्लेम नसतो, नाही आवडले ना तर इश्यू होतो, मग डोकं भणमणतं, मग फिरतं, मग स्क्रू पडतात, मग असं वाटतं अरे यार उस वक्त मैं टाइम निकाल लेता तो अच्छा होता, मैं रिव्यू के लिए बैठता तो अच्छा होता, मैं इसका सुनता तो अच्छा होता, मैं पहले इन्वेस्ट करता तो अच्छा होता। फायदा नहीं है ना, क्योंकि तब तो तीर कमान से निकल चुका है, वक्त अपने हाथ से जा चुका है। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी इन द लॉन्ग रन इज एक्सपेक्टेड टू बी इन प्लेस, और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अलग अलग प्रोडक्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, आफ्टर नीड एनालिसिस, देन ओनली we can achieve what we want to achieve. And last but not the least, Indian financial market का scenario. जगह पे making the mark on global stage, right? तो CEOs की बात नहीं है, बहुत सारे इंडियंस बहुत अच्छी पोजीशंस में अक्रॉस द ग्लोब है, हर कॉन्टिनेंट में, हर कंट्री में इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जबरदस्त है, हमारा इंपोर्ट धीरे धीरे कम हो रहा है, डिपेंड हो रहा है। जैसे चाइना पे हम सबसे ज्यादा डिपेंडेंट थे, तो जब $125 बिलियन का हमारा ट्रेड है, उसमें हम जितना इंपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा एक्सपोर्ट होना चाहिए। अब एक्सपोर्ट ज्यादा डिपेंड कम हो रहा है। दूसरा, एप्पल चाइना से यहाँ पे आया, टेस्ला चाइना से निकल के यहाँ पे आया, माइक्रोसॉफ्ट, जो सारे वर्ल्ड ब्रांड्स है, आज उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में है। इसका मतलब क्या है, हमारा फॉरेन FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ने के वजह से हमारा रुपये की ताकत बढ़ेगी डॉलर की तुलना में। आज 35 कंट्री में, 24 कंट्री में ऑफिशियली इंडियन रुपया यूज हो रहा है ट्रेड के लिए। यूएई, कतर और सऊदी से हमारे ऑलरेडी ट्रेड के एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। यूके के साथ ऋषि सुनक आने के बाद साइन हुआ, जो उसके पहले रुक चुका था तकरीबन साल भर के लिए। चाइना के ऊपर रशिया से सस्ता ऑयल जो बाहर बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा, फॉरेन एक्सचेंज आज $99 बिलियन के एक्सचेंज रिजर्व पे बैठे हुए। ऑलराइट, हम 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। फॉर द सेक ऑफ इट, मतलब मैं नहीं बोलता क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स भी कंसीडर करने हैं। 135 करोड़ का मुल्क है हमारा, यूके की पॉपुलेशन है 32 करोड़। सो 32 करोड़ की इकोनॉमी, पॉपुलेशन की इकोनॉमी को है, वो रैंकिंग में आगे गए हैं। वाकई में डेवलप होने के लिए तकरीबन 25-30 साल लगेंगे। जो मोदी जी ने कहा था कि 2047 में भारत आर्थिक महासत्ता बनने के बिल्कुल कगार पे आके खड़ा हो जाएगी, डेवलप कंट्री मोदी जी रहना अकॉर्डिंग टू प्लान एग्जीक्यूट करते रहे तो इंडिया का दबदबा वर्ल्ड लीडर्स में ऐसे ही बना रहा। तो जो आप देख रहे हैं डॉलर की तुलना में आज इंडियन रुपी ट्रेड में आया है, जो कि हमें कोई पूछता भी नहीं था। और ये सारे चेंजेस 8-8.5 साल में हुए। तो अगले 8-8.5 साल इंडियन कैपिटल मार्केट के लिए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के लिए कितने जबरदस्त होंगे हम ये देख सकते हैं। ग्रोथ स्टोरी सॉलिड है। क्या मैं उस ग्रोथ स्टोरी का पार्ट होने के लिए इन्वेस्टेड रह सकता हूं, जिसकी शुरुआत क्या मैं आज कर सकता हूं? क्या मैं गोल के बेस पे प्लानिंग कर सकता हूं? क्या मैं ये समझने के लिए सुनना चाहता हूं
क्या मैं सेशंस अटेंड कर सकता हूं, क्या मैं सीखना चाहता हूं, इसका फैसला हमें आज करना, बिकॉज ग्रोथ स्टोरी इज गोइंग टू बी अमेजिंग। 2028 तक सेंसेक्स 1 लाख क्रॉस कर जाएगा, निफ्टी 30,000 क्रॉस कर जाएगी, 40,000 भी क्रॉस कर सकती, वो तो क्रॉस करेगी हर इंडियन के लिए। सवाल ये है कि वो ग्रोथ स्टोरी में क्या मैं रहूंगा उसमें, क्योंकि मैं रहूंगा इन्वेस्टेड, मैं अगर म्यूचुअल फंड्स में रहूंगा, मैं अगर स्टॉक्स एंड शेयर्स में रहूंगा, मैं गोल्ड में रहूंगा, ठीक है, मेरा राइट हेल्थ इंश्योरेंस होगा, मेरा राइट लाइफ इंश्योरेंस होगा, तो इस ग्रोथ स्टोरी का फायदा मुझे होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि ग्रोथ स्टोरी तो पक्की है, लेकिन वो तो सबके लिए ओपन है ना, जो लेगा उसके लिए ओपन है। सवाल ये है कि ओपन होने के बावजूद अगर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो कंट्री ग्रो होगी, रीजन ग्रो होगा, स्टेट ग्रो होगा, सिटी ग्रो होगा, लेकिन क्या मैं ग्रो होऊंगा फाइनेंशियली, ये इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स अप टू एन इंडिविजुअल। So it's going to be a fantastic story in next 5 to 7 years. Specifically, it is very, very good as far as Indian financial markets are concerned. Okay. So अगले सेशंस जो है वो आपको दर्पण से पता चल जाएंगे। कुछ पेड सेशंस है जिसकी बैचेस हम अनाउंस करने वाले हैं, जिसपे कैपिटल मार्केट का सेशन है, बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट, और ऐसे ही गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग के इंडिविजुअल सेशंस हम लेने वाले हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं। ऑलराइट, so coming to the last slide, as thank you very, very much for your patience. Thank you very much the way you gave time and listen to it. So here we end today's session. ठीक है, over to you दर्पण, अगर कोई क्वेरीज है तो ले सकते हैं, या फिर हम इंडिविजुअली भी रिजॉल्व कर सकते हैं। हेलो। या गाइस, यस सर, खूब अच्छा सेशन था। थैंक यू। और क्लाइंट्स को कुछ क्वेरी रहेगा तो आप सर से पूछ सकते हो। या रेज योर हैंड एंड वी अनम्यूट। जी आशीष बोलिए। नहीं सर, मेरा क्वेरी नहीं है कुछ। गो अहेड सर। ठीक है, थैंक्स विलिन सर, दर्पण सर। ओके, थैंक यू सो मच वैभव। हॅलो ये जय बोलिए बोलिए। सर, जरा सावरेन बॉन्ड जो असतो त्याच्याबद्दल थोडीशी माहिती सांगितली। सावरेन गोल्ड बॉन्ड। सोवरिन बॉन्ड, सोवरिन बॉन्ड, हा हा सोवरिन बॉन्ड म्हणजे सोवरिन गोल्ड बॉन्ड असतात, ज्याच्यावर आपण इन्व्हेस्टमेंट करतो। टोटल 8 वर्षाची टर्म असते आणि 3 वर्ष त्याच्यात लॉक इन असतात। ठीक आहे, त्याच्यात रेट ऑफ इंटरेस्ट दिलेला असतो आणि साधारणपणे सोवरिन बॉन्डचा रेट ऑफ इंटरेस्ट हा 8 ते 8.5% मध्ये आहे, आणि फायनल मॅच्युरिटी व्हॅल्यू ही प्रिव्हेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, ज्या वेळेला जो सोन्याचा रेट असेल, त्या बॉन्डचा जो असेल त्याच्यावर डिपेंडंट असतो। ठीक आहे, त्याच्यात टॅक्स बेनिफिट पण मिळतो, पण जर आपण मधनच लॉक इन पिरियड संपल्यानंतर पार्शली विड्रॉल केले तर त्याचा टॅक्स बेनिफिट निघून जातो आणि मॅच्युरिटी व्हॅल्यू टॅक्सेबल होते। मॅच्युरिटी झाल्यानंतर पैसे डायरेक्ट आपल्या अकाउंटला क्रेडिट होतात, कुठल्या प्रकारचे फॉर्म बिम भरावे लागत नाहीत। ओके, पण सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स हे ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम 8 ते 8.5% जास्त रिटर्न देऊ शकत नाहीत। हा मागच्या 30 ते 35 वर्षाचा इतिहास आहे, आणि लॉक इन असल्यामुळे जेव्हा सोन्याची व्हॅल्यू पडते खाली, ओके, आता फॉर एक्झाम्पल सांगतो, रिअल इस्टेट आणि गोल्ड ऑलवेज परफॉर्म एक्झॅक्टली ऑपोजिट और इन्व्हर्सली प्रपोर्शनेट टू कॅपिटल मार्केट। सो ज्या कॅपिटल मार्केट व्हॉलेटाईल असतं तेव्हा रिअल इस्टेट आणि गोल्ड वरती जात असतं किंवा परफॉर्म करत असतं ऍज अ असेट क्लास। ठीक आहे, आता गोल्ड आणि रिअल इस्टेट दोन्हीही हे ऑल्टरनेट असेट क्लास आहेत। ठीक आहे, प्रायमरी असेट क्लास नाही आहेत ते। इक्विटी मार्केट किंवा कॅपिटल मार्केट जेव्हा सोर करत असतं तेव्हा इंटरेस्ट रेट बँकांचे खाली असतात, त्याप्रमाणेच गोल्ड आणि रिअल इस्टेट पण खाली येतात। सो जेव्हा सोनं पडतं तेव्हा लॉक इन पिरियड मध्ये असताना तुम्हाला मिळणारी मॅच्युरिटी व्हॅल्यू कमी होते, पण तुम्ही काहीही करू शकत नाही, कारण तुम्ही लॉक इन मध्ये असता। सो बेसिकली गोल्ड सोवरिन बॉन्ड हे जर 8-8.5% रिटर्न मान्य असेल किंवा हा ठीक आहे मला 8% मिळाले तरी चालतील, तर इन्व्हेस्ट करायला काही हरकत नाही, पण आपल्याला 8 वर्ष थांबायचं आहे हे माहिती पाहिजे। आय होप सोगळे साहेब तुमचं उत्तर दिलं मी। ओके ओके सर। या
सर आणखीन एक प्रश्न होता की हा. मुलाच्या ह्याच्यामध्ये टर्म प्लॅन मध्ये आई वडील समाविष्ट असतात. नाही, टर्म प्लॅन हा फक्त इंडिव्हिज्युअल असतो. तो ग्रुप फॅमिली फ्लोटर म्हणजे हेल्थ मध्ये जसा घेऊ शकतो आपण आई वडील आणि मुलं, तसा घेता येत नाही. टर्म प्लॅन हा फक्त एका व्यक्तीचाच घेता येतो एका वेळेला, आणि त्याच्यासाठी एज्युकेशन आणि इन्कम क्रायटेरिया असतो. बऱ्याच कंपन्यांमध्ये एज्युकेशन क्रायटेरिया मिनिमम ग्रॅज्युएट आहे. ठीक आहे, तुम्ही 18 वर्ष पूर्ण असणं गरजेचं असतं. मेजरच, मायनरचा टर्म प्लॅन घेता येत नाही. आणि मिनिमम इन्कम जो क्रायटेरिया काही कंपन्यांमध्ये तो 3.5 लाख रुपये, काही कंपन्यांमध्ये तो 5 लाख रुपये अॅन्युअल इन्कम. ओके, सॅलरी जर असेल तर 3 वर्षांची इन्कम टॅक्स रिटर्न लागतात, आणि ऍव्हरेज अॅन्युअल इन्कम क्रायटेरिया इज 5 लॅक्स. म्हणजे तुमचं एक टॅक्सेबल इन्कम पाहिजे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखाद्याचं रिटर्न आहे 3 लाख रुपये, दुसऱ्या वर्षी 7 लाख रुपये, तिसऱ्या वर्षी 10 लाख रुपये, तर त्याला 50 लाख 75 लाख 1 कोटीचं कव्हर मिळू शकतं ऍज पर फायनान्शियल अंडर रायटिंग लिमिट्स. ठीक आहे, ते त्याची टेबल्स असतात आणि ते प्रीमियम टेबलवरनं काढता येतं. पण जर ऍव्हरेज 5 लाखापेक्षा कमी आला, कारण 3 7 10 10 10 20, सो 20 भागिले 3 7 लाखाला तर तुम्हाला बेसिक टर्म प्लॅन 50 लाखाचा जो असतो बऱ्याच कंपन्यांमध्ये तो मिळू शकत नाही. मग ई टर्म कव्हर घ्यायला लागतं, त्याच्यात 30 लाख 40 लाख 25 लाख असं कव्हर मिळू शकतं. पण इंडिव्हिज्युअल कव्हर घेता येतं. टर्म प्लॅनला फॅमिली एकत्र कव्हर होत नाही. थँक्यू. ओके ओके ओके. या आणि 60च्या वरती टर्म प्लॅन घेता येत नाही. ओके, आणि त्याचा प्रीमियम खूप असतो, त्यामुळे अर्लियर द बेटर. टर्म प्लॅन घ्यायचं सर्वात लेटेस्ट वय माझ्या मते 45 आहे. 45च्या पुढे टर्म प्लॅन म्हणजे 50-50 आहे. आणि त्यात जर स्मोकर आणि ड्रिंकर असेल तर मग काय, मी असा पॅराशूट लागून डायरेक्ट 50,000चा प्रीमियम 1 लाखात जातो. इतका प्रीमियम वाढतो स्मोकर अँड ड्रिंकर असेल माणूस तर. म्हणजे एकच वय, 40 वयाला स्मोकर ड्रिंकरला 1 लाख रुपये प्रीमियम, आणि 40 वयाला स्मोकर ड्रिंकर नाही त्याला 50,000 प्रीमियम. इतका फरक असू शकतो. ओके, तर त्याच्यामुळे हे सगळं खूप मॅटर करतं. म्हणून जितक्या लवकर घेता येईल टर्म प्लॅन तितक्या लवकर घ्यायचा, कारण टर्म प्लॅनचा प्रीमियम बदलत नाही. हेल्थचा प्रीमियम दर 5 वर्षांनी बदलतो. तर तुम्हाला हे माहिती आहे की मी हेल्थ इन्शुरन्स ज्या घेतलाय, फॅमिली फ्लोटर किंवा इंडिव्हिज्युअल, तेव्हा दर 5 वर्षाच्या स्लॅब नंतर माझा प्रीमियम वाढणार आहे. पण टर्म प्लॅनला एकदाच प्रीमियम घेतला की तुम्ही 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष काही कव्हर असेल, तो प्रीमियम तेवढाच राहतो दर वर्षाला. पण तो वयानुसार वाढतो, त्याच्यामुळे जितक्या लवकर घेऊ तितकं खूप चांगलं. या और कोई आणखी ग्रुप इन्शुरन्स चांगला की पर्सनल हे ग्रुप इन्शुरन्स असतो स्टार हेल्थचा आहे? इंडिव्हिज्युअल कधीही ग्रुप हेल्थ इन्शुरन्स जो असतो तो त्याला ग्रुपचा पार्ट असतात तोपर्यंतच राहतो, त्याच्यानंतर तो निघून जातो. ओके ओके. हा, कारण त्या ग्रुप इन्शुरन्सचा प्रीमियम कमी असतो ना? ग्रुप हेल्थ इन्शुरन्सला प्रीमियम कमी असतो कारण आपण त्या ग्रुपचा पार्ट असतो. पण त्या ग्रुपचा जोपर्यंत पार्ट राहतो तोपर्यंतच ते कव्हर असतं. फॉर एक्झाम्पल ग्रुप हेल्थ इन्शुरन्स एम्प्लॉईजला मिळतो जिकडे नोकरी करतात. पण एकदा नोकरी सोडली की फायनान्शियल बँकमध्ये इंडिव्हिज्युअल कव्हर हे महत्वाचं. सर आई हैव वन क्वेरी. या सर जैसे SIP होता है वैसे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी होता है. बिल्कुल. हाँ, तो सर वो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए तो सभी को फायदा हो जाएगा थोड़ा सा. सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान ये म्यूचुअल फंड्स में पाया जाता है. सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान्स ये रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए किया जाता है, जो टूल है जिसको फिक्स्ड इनकम चाहिए हर महीना. उसपे 4 फ्रीक्वेंसीज है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली. सो SWP मैं लमसम इन्वेस्ट करता हूँ 10 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख, और मैं उसकी SWP लगाता हूं जिसकी एक फिक्स डेट होती है, जो डेट इन्वेस्टर खुद चूज कर सकता है. हर महीना या हर क्वार्टर जो भी फ्रीक्वेंसी उसने चूज की है उसके हिसाब से उसके अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट होता है जो बैंक अकाउंट उसने रजिस्टर किया होता है. और इससे आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग में
हेल्प होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये पैसा चूंकि इन्वेस्टेड होता है, सिर्फ मुझे पैसा मिलता नहीं हर महीना, पर वो पैसा बढ़ता भी है। चूंकि म्यूचुअल फंड्स है, वो पैसा इन्फ्लेशन को बीट करके बढ़ता है, मतलब मेरा कैपिटल भी बढ़ रहा है और मुझे हर महीना पेंशन भी मिल रहा है। सो गारंटीड पेंशन प्लान और एसडब्ल्यूपी, अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो बहुत बार एसडब्ल्यूपी के रिटर्न्स ये गारंटीड पेंशन प्लान को या किसी भी पेंशन प्लान को बीट कर सकते हैं। मैं ये कहूंगा दोनों में 50-50 डालना। लाइफ इंश्योरेंस के भी कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गारंटी के लिए। एसडब्ल्यूपी ये ग्रोथ के लिए है। ऑफ कोर्स एसडब्ल्यूपी का परसेंटेज ये कभी भी मैक्सिमम 7% होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो मतलब अगर मैं 50 लाख रुपया लमसम इन्वेस्ट करता हूं तो 50 लाख का 60% मतलब 3.5 लाख रुपया मेरा साल का एसडब्ल्यूपी होगा। दैट कम्स टू अराउंड 30,000 रुपीज पर मंथ। सर जो मेरा बहुत सारे लोग 10%, 12%, 15% एसडब्ल्यूपी लगाते हैं रिटर्न बोल के, जो गलत है सरासर। क्योंकि आप इक्विटी फंड्स इस्तेमाल नहीं कर सकते एसडब्ल्यूपी के लिए, क्योंकि अगर आप एसडब्ल्यूपी का मतलब क्या, आप विड्रॉ कर रहे हो आपके फंड से जो इन्वेस्टेड है, तो आप अपनी ग्रोथ भी कम कर रहे हो। जब ग्रोइंग मार्केट होता है, आज जैसा वॉलेटाइल मार्केट है, उस पर तो आपका फंड डेफिनेटली कम होगा अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में गए तो। ओके, तो उसके लिए हाइब्रिड फंड इज द बेस्ट फंड, और डेट फंड, और कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड हाइब्रिड। लेकिन चूंकि 60% मिलता है ना, उसका एक पार या उससे 1% ज्यादा, दैट इज गुड इनफ, क्योंकि वो आपके हाथ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं 10% लगाऊंगा तो आपका फंड 12-13% से ग्रो होना चाहिए हर साल, जो कि सारी कंडीशंस में मुमकिन नहीं है। तो जब ये नहीं होगा और आप विड्रॉ भी करेंगे 8-8, 9-9, 10-10% से, तो आपका फंड, आपका कैपिटल डेफिनेटली नेगेटिव में चला जाएगा। लेकिन बहुत सारे बैंक में 12 और 15% बोल के एसडब्ल्यूपी बेचते हैं, ये मुझे पता है। एट द एंड ऑफ द डे बेचने वाला चला जाता है और जो इन्वेस्टर होता है उसका नुकसान होने के बाद उसको समझ में आता है। सर जो एग्जिस्टिंग एसआईपी मेरा जाता है, क्या हाँ, उसके लिए ये क्राइटेरिया है कि वो म्यूचुअल फंड में बल्क में पैसा जाए मेरा, या फिर मैं एग्जिस्टिंग एसआईपी को भी एसडब्ल्यूपी में कन्वर्ट कर सकता हूँ इन फ्यूचर? कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग एसआईपी को भी कर सकते हैं और डायरेक्ट लमसम इन्वेस्ट करके भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। या ओके, एनीवन एल्स? सर मेरा एक क्वेरी है। बोलो सर। हेलो सर। सर मैं एक 27 साल का लड़का हूँ और मेरा इंडियन इक्विटी पे पूरा बहुत भरोसा है। हाँ, तो इसकी वजह से मेरे को 30 साल तक एसआईपी का पैसा निकालना ही नहीं है, ठीक है। फॉर एनी कॉस्ट, मार्केट नीचे जाए 7,000 पे फिर से नीचे है तो भी नहीं निकालना है, उससे ज्यादा डालना है। दैट इज क्लियर। अभी सर मुझे क्वेरी ये था, अगर मुझे कुछ फंड चाहिए, जैसे कि कुछ ट्रैवल प्लान करना है, फॉरेन टूर प्लान करनी है, तो वो केस में किस प्रकार की एसआईपी, मतलब विच टाइप ऑफ एसआईपी विल वर्क फॉर मी? अगर मैं कुछ ऐसा छोटे से प्लान के लिए या फिर कार लेनी है जो 5 से 7 साल का होराइजन है, उसके लिए क्या हो सकता है सर? वहां पे आपको इक्विटी इस्तेमाल करके फायदा नहीं होगा, आउट एंड आउट डिपेंड्स, कंडीशन पे भी है। ओके, आप जब इन्वेस्ट करते हैं और आपका 5 से 7 साल पहले, लेकिन मार्केट कंडीशंस आज जैसी है, अब ऐसा लग रहा है कि 1 साल और मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, राइट? सो 400 पॉइंट ऊपर जाएगा, 300 पॉइंट नीचे आएगा, 800 पॉइंट नीचे आएगा, 1100 पॉइंट ऊपर जाएगा। तो ये जो मार्च 2023 तक चलने वाला सीन था, वो मुझे लगता है दिसंबर तक खींचेगा, ठीक है। उसके बाद जब रैली शुरू होगी तो पैसा इतनी तेजी से बढ़ेगा, मतलब अगर 2027 एंड या 2028 एंड तक अगर निफ्टी 25-30 हजार क्रॉस कर और सेंसेक्स 1 लाख क्रॉस कर गया, तो उस केस में आपको बहुत बुरा लगेगा कि ग्रोइंग मार्केट में मैं पैसा निकाल रहा हूं इक्विटी में, ठीक है। सो 5 से 7 साल जिनका आज से बात गोल है, राइट, घर खरीदने का हो या कार खरीदने का हो या यूरोप टूर जाने का हो, फॉर एग्जाम्पल घूमने जाना, तो हाइब्रिड फंड, द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइब्रिड फंड्स 2-3 and 1-2 fund would be good, okay, but not out and out equity, क्योंकि अगर वॉलेटाइल मार्केट रहा तो 1-1.5 साल में अगर मेरा इक्विटी नेगेटिव में चला गया तो वो रिकवर करने के लिए भी उतना टाइम लगेगा। तो 1 साल और अगर रिकवरी करके अगर मैं ग्रो करूं, ओके, तो मैं ग्रो करने
कि टाइम में जब रहूंगा तभी मेरा गोल आ जाएगा और मुझे निकालना पड़ेगा पैसा. सो दैट वुड बी वेरी बैड फेज. So ideal thing is get into a combination of 2-3 hybrid funds or a combination of hybrid and debt funds. Okay, and or else invest lump sum और उसका STP करो. मतलब डेट फंड में lump sum इन्वेस्ट करो अगर आपके पास है 5, 7, 10 लाख रुपया, क्योंकि पहले तो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू निकालना पड़ेगा ना कि अगर आज से 5 साल के बाद मुझे यूरोप टूर करना है तो आज की यूरोप टूर की कॉस्ट क्या है, 5 साल के बाद क्या होगी. ठीक है, उसके बाद वो लमसम पैसा अगर मेरे पास है, समझो 5 लाख रुपया है, तो 5 लाख मैं डेट में डाल देता हूँ, उसकी एसटीपी लगाता हूँ, तो डेट टू इक्विटी जाता रहेगा अगले 5 साल तक. और फिर मैं जो पैसा ग्रो करके बढ़ेगा, क्योंकि मैं डेट और इक्विटी में जब खेलता हूँ बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, एसटीपी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, तो मैं रिस्क को कम करता वॉलेटाइल मार्केट की. ठीक है, या फिर एसआईपी लगाएं. ठीक है, मतलब या फिर कॉम्बिनेशन करें कि लमसम भी करूंगा मैं और एसआईपी भी करूंगा. ठीक है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ हाइब्रिड फंड्स लमसम करूंगा एंड आई जस्ट वेट. ठीक है, बट आउट एंड आउट इक्विटी फंड्स टू विड्रॉ आफ्टर 5 years वुड बी द बिगेस्ट मिस्टेक. उसके अलावा 1-to-1 बैठ के ज्यादा बात हो सकती है क्योंकि लिमिटेशन आता है ये प्लेटफॉर्म पे. राइट. हॅलो सर. या बोला बोला साहेब. हा सर, मी सिद्धार्थ बोलतो. हा सर, मला म्युच्युअल फंड मध्ये इन्व्हेस्टमेंट करायचे, त्याच्याबद्दल थोडीशी माहिती दिली तर बरं होईल. बरं, तुम्ही बरंच लेट आलात. हो सर, थोडं उशीर झाला मला, सॉरी. हाँ, कारण 11 वाजता सेशन शुरू होणार होतं. सो सबसे गुजारिश भी ये है कि अगर आपको ये पता था कि 11 बजे सेशन है तो यू आर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन बाय 11 प्लीज, ताकि आपका नुकसान ना हो. ओके, क्योंकि अल्टिमेटली टाइम का लिमिट होता है. म्युच्युअल फंड्स हे वेल्थ क्रिएशनचं टूल आहे साहेब. ठीक आहे, तर त्याच्यामुळे लॉंग टर्म मध्ये म्युच्युअल फंड हे कायम इन्फ्लेशनला बीट करतं. ठीक आहे, तुम्हाला टॅक्सेशनचे पण बेनिफिट्स त्याच्यातून मिळतात. तर त्याच्यामुळे जर तुमचा गोल 10 years अँड अबाव असेल तर खूप चांगले इक्विटी म्युच्युअल ज्याच्यात इन्व्हेस्ट करून तुम्ही 12 ते 15 बेंचमार्क रिटर्न्स कमवू शकता. ठीक आहे, आणि तुमचा गोल 10 वर्षांनंतरचा गोल हा तुमचा वेळेत पण पूर्ण होऊ शकतो. एखादा जर गोल खूप मोठा असेल तर याने कमीत कमी कर्ज कसं काढता येईल हे बघू शकतो आपण. बरं, परत जर कॅपॅसिटी असेल इन्व्हेस्ट करण्याची खूप, तर हेही पॉसिबल आहे की कुठलंही कर्ज न काढता सुद्धा गोल होऊ शकतो. सो क्रायटेरिया आहे डेफिनेटली की गोल काय आहे, त्याची अमाऊंट काय आहे, किती ड्युरेशन आहे, रिस्क किती घेण्याची तयारी आहे, आणि सर्वात महत्त्वाचं इन्व्हेस्ट करण्याची तयारी. टेकिंग अबिलिटी पण तितकीच इम्पॉर्टंट आहे आणि अकॉर्डिंगली प्लॅन करता येऊ शकतं. पण डेफिनेटली 10 years अँड अबाव म्युच्युअल फंड इज वन ऑफ द बेस्ट टूल्स डायरेक्ट इक्विटी शिवाय. कारण डायरेक्ट इक्विटी मध्ये रिस्क म्युच्युअल फंड पेक्षा जास्त असते. म्युच्युअल फंड हे इनडायरेक्ट इक्विटी आहे. धन्यवाद सर. या, थँक्यू. हा सर, मला एक प्रश्न विचारायचा आहे. हा, थोडासा वेगळा प्रश्न आहे. मी सध्या होम लोन घेतलेलं आहे, तर त्याचा ईएमआय 35,300 रुपये आहे. बरं, त्यातलं प्रिन्सिपल 20,000 जाते आणि इंटरेस्ट 15,000 जातोय. ओके. तर माझी सध्या आउटस्टँडिंग अमाऊंट आहे 16-17 लाख रुपये, जी की मी वन टाइम पे करू शकतो. तर ती मी करावी का, आणि जर केली किंवा त्याला काही अल्टरनेटिव्ह आहे का, की मी माझे जो टॅक्स बेनिफिट घेतो मी त्या इंटरेस्टचा एटीसीच्या किंवा आपल्या इन्कम टॅक्स साठी, तर मी बऱ्याच जणांना प्रश्न विचारला की मी ते एकदम पैसे इन्व्हेस्ट करू का, कारण जे 15-16 हजार रुपये मंथली व्याज चाललंय, तर त्याच्याऐवजी मी कुठं दुसरीकडे इन्व्हेस्ट करू का. सी कसं आहे, आता याचं हे आहे की 15 होम लोन घेतलाय म्हटल्यानंतर तुम्हाला इंटरेस्ट ऑन हाऊसिंग लोन तर भरावं लागणार. बरोबर आहे, ते टाळता तर येणार नाही. ठीक आहे, आता प्रश्न असा आहे की 15-16 लाख रुपये तुम्ही एकत्र भरून ते फेडू शकता. खूप चांगली गोष्ट आहे, खूप कमी लोक असं करू शकतात. तुम्हाला हा विचार करायला लागेल 15-16 लाख रुपये तुम्ही हाऊसिंग लोन भरल्यानंतर तुम्हाला टॅक्सचा बेनिफिट 0 होईल, जो तुम्हाला चालणार आहे का. कारण इंटरेस्ट ऑन हाऊसिंग लोन जे आहे ते तुम्ही 24B मध्ये क्लेम करता, ज्याचं मॅक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपये वर्षाला आहे, आणि प्रिन्सिपल जे आहे त्याचं लिमिट आहे 1.5 लाख रुपये वर्षाला, जे तुम्ही एटीसी मध्ये क्लेम करता. बरोबर आहे. सो हा, कारण लोनच संपून गेलं, ईएमआयच नाही, त्याच्यामुळे तुमचा टॅक्स कम्प्लिटली 0 होईल. चालणार आहे का तुम्हाला.
पण तो चालू शकतो कारण तुम्ही एटीसीज आणि म्युच्युअल फंड पण निवडू शकता ना, त्या तो प्रॉब्लेम नाहीये काही, बरोबर आहे. हा पण तेच करायचंय मला. खूप रिलॅक्स होतो माणूस. ठीक आहे. अच्छा. दुसरी गोष्ट, जो इंटरेस्ट तुमचा चाललाय ती इंटरेस्ट कंपोनेंट पुढच्या 10 वर्षात खूप जास्त जाणार आहे, तुम्हालाही माहितीये. जी एकदम नाही, आणि तीच अमाऊंट इन्व्हेस्ट होईल जी कंपाऊंडिंग बेसिस जर इक्विटीत गेली, म्हणजे स्टॉक्स अँड शेअर्स आणि म्युच्युअल फंड हे कंबाईन, तर डेफिनेटली तुम्ही जेवढं कर्ज भरणार आहात, ओके, त्याच्या कमीत कमी 2 ते 2.25 पट तुमची इन्व्हेस्टमेंट व्हॅल्यू असेल. त्यामुळे जर लोन फेडू शकत असाल तर नथिंग लाईक इट. हो आहे, माझ्याकडे तेवढी कॅपॅसिटी आहे, एफडीआरच्या स्वरूपात आहे किंवा काही इतर स्वरूपात आहे. तर ते अननेसेसरी त्याच्यापेक्षा जास्त आपल्याला रिटर्न्स मिळतील का, तर कशात करावी इन्व्हेस्टमेंट? म्युच्युअल फंड आहे, डायरेक्ट इक्विटी आहे. येस, डायरेक्ट इक्विटी आहे. ठीक आहे. त्याच्याशिवाय थोडीशी गॅरंटी हवी असेल तर काही लाईफ इन्शुरन्स प्रोडक्ट्स आहेत, ओके, किंवा तुम्हाला ऑलरेडी सगळ्या गोष्टी आहेतच, त्या सगळ्या गोष्टी आहेत. इन्शुरन्स आहे, सगळं आहे, आणि एक हँडसम रेंटल इन्कम येतं 2 lakhs पर मंथ. मग सर मी असं तुम्हाला ऍडवाइस करीन की काय माहितीये का, मग पर्सनल नीड अनालिसिस करून याचं डिसिजन घ्यायला लागेल, असं नाही सांगता येणार. हा, कारण मग तो अगदी इंडिव्हिज्युअल टॉपिक होतो ना, म्हणजे सगळं फिगर सगळं पेपर समोर पाहिजे तर ते करता येईल. बर, पण केलेलं ठीक राहील म्हणजे. डेफिनेटली आय वुड ऍडवाइज दॅट. ओके सर, ओके. लायबिलिटी फ्री असण्यासारखं सुख नाही साहेब. हो ना, अननेसेसरी मतलब नाही ना. इन केस जर तुम्हाला अजून एक प्रॉपर्टी घ्यायची असेल, लेट्स से सेकंड वेकेशन होम म्हणून, ओके, किंवा इन्व्हेस्टमेंट म्हणून, तर जेव्हा तुम्ही लोन फ्री असता तेव्हा परत एकदा तुम्ही 0 लोनवर येता, त्यामुळे तुम्हाला परत लोन घेण्याची टॉपअप करण्याची गरज नाही. परत तुम्ही एक वेगळं फ्रेश लोन घेऊ शकता. मे बी जर कॅपॅसिटी असेल तर 20 वर्षाच्या ऐवजी 10 वर्षाचाच लोन, बरोबर आहे की नाही? बरोबर आहे, बरोबर. तो हे पण तुम्ही प्लॅन करू शकता. किंवा तुम्हाला हे माहिती असतं बाबा मला लोन नाही, त्यामुळे मी इमर्जन्सी फंड साठी पण जास्त पैसा बाजूला का टाकू शकतो. म्हणजे असंच समजून चालतं की माझं लोन चालू आहे, कारण लोन जे भरलं मी तर तो काय पैसा येणार नाही. ठराविक पैसा इमर्जन्सी फंड म्हणून बाजूला टाकायचा, ज्या पैशाकडे बघायचंच नाही. अच्छा. आणि असा कॉर्पस क्रिएट करून ठेवायचा की मी जवळपास पुढच्या 30 वर्षाची इमर्जन्सी आधीच कव्हर करून ठेवलेली, विषय संपला. बरोबर आहे, बरोबर. ओके, सो सर परम्युटेशन कॉम्बिनेशन आहे. माझ्या मते वैयक्तिक मीटिंगमध्ये जास्त खुलेवर सांगू शकतो, कारण काय डिटेल्स पेपरवरती समोर असली ना तर जास्त बोलता येईल. ओके सर, ओके. राईट. थँक्यू. ओके, सो आय गेस दर्पण, माझ्या मते टाइम टू कॉल इट अ डे. म्यूट आहे. हा सर, जेवायचा पण टाइम झालेला आहे सध्या. आता भूक लागली असेल सर्वांना, कारण ऑलमोस्ट 2 तास आपलं सेशन कंटिन्यू चाललंय. तर थँक्यू पार्टिसिपेंट्स अटेंड केल्यासाठी, आणि असेच इन्फॉर्मेटिव्ह सेशन आपण पुढे पण घेणार आहोत. तर आम्हाला कनेक्ट राहा. येस, आणि तुमच्या काही रिक्वायरमेंट्स असतील स्पेसिफिक टॉपिक बद्दल तर त्याही कळवा, जेणेकरून आम्हाला सेशन्स डिझाईन करणं सोपं पडेल. ओके, स्पेसिफिक डिझाईन्स हे पेड असतील, माझ्यामध्ये डिटेल्स दर्पण कडनं तुम्हाला येतीलच, अँड देन वी कॅन ऍक्च्युअली लुक टू गो हेड अलॉंग विथ दिस. ओके, सो थँक्यू सो मच. सगळ्यांचे आभार मनपूर्वक की तुम्ही वेळ दिलात, पेशन्स ठेवलात आणि ऐकून घ्यायचा प्रयत्न केलात. फक्त एक स्मॉल रिक्वेस्ट आहे, याच्या पुढे वेळेवर जॉईन करा, जेणेकरून जास्तीत जास्त वेळ तुम्हाला ऐकता येईल आणि याचा खरा फायदा करून घेता येईल. ठीक आहे, कारण मी जवळजवळ शेवटच्या 15 मिनिटांपर्यंत लोकांना ऍडमिट करत होतो. सो जर आपला 11 ते 1 वेळ आहे आणि 12:30 वाजता आपण जॉईन करतोय, तर आपलं किती नुकसान झालंय किंवा होऊ शकतंय पुढे हे आपल्याला मला वाटतं कळतंय. ऑलराईट, सो वी आर ऑल मच्युअर्ड लर्नेड पीपल. थँक्यू सो मच फॉर युअर पेशन्स. थँक्यू दर्पण फॉर दिस वेबिनार. थँक्यू फॉर. येस, आणि माझ्यामध्ये आपण आता पुढल्या वेळेला भेटू. ओव्हर टू यू दर्पण. यस सर, डेफिनेटली. या, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेंट्स. आपने ऑलमोस्ट 2 घंटा, मोस्ट प्रोबेबली 2 घंटा सेशन में लोग 1 घंटे में ही गायब हो जाते हैं, लेकिन मिलिंद सर की ये जादू है कि 2 घंटे तक आप खड़े रहे या ज्वाइन रहे. थैंक यू फॉर एवरीथिंग. या, थँक्यू. चलो, बाय बाय, ऑल द बेस्ट.